So good morning, guys. I hope my screen is visible to everybody. Yes, ma'am, it's visible. Okay. Yes, ma'am. So guys, कल हमने बात की थी सैम्पलिंग की, कितने टाइप्स की सैम्पलिंग होती है, क्या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एग्जांपल्स हमने थोड़े कंसिडर किए थे. सो आज हम बात करते हैं अपनी हाउ टू डिसाइड द सैंपल साइज. ओके, सबसे पहले क्या हमें पता है कि कितने तरह का डेटा होता है? डू वी हैव दिस आइडिया? डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस डेटा क्या होता है, हम जानते हैं? हाँ, यस मैम, पता है, डिस्कस हुआ था. चलिए ठीक है, तो उस पार्ट को फिर मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि इसमें बार बार आपका बात होगी कॉन्टिन्यूस डेटा की, बार बार बात होगी कैटेगोरिकल डेटा की. तो जैसे ही आप ये टर्म सुनेंगे, सो यू मस्ट हैव दिस आइडिया क्लियरली कि कॉन्टिन्यूस डेटा किस बारे में बात हो रही है, कैटेगोरिकल डेटा में किसको बोल रही हूँ. आप एक बार समझा दो। एक बार मैं बता देती हूँ, ठीक है. चलो, इसको मैं आपको डेटा शीट से समझाती हूँ. आई हैव और डेटा शीट में, अच्छा हम कोडिंग जानते हैं ना, हम कोडिंग कैसे करते हैं? गाइस, कैन एनीबॉडी डू दिस वर्क फॉर मी? एडमिटिंग वाला जो ऑप्शन होता है वो कोई और भी कर सकता है क्या मेरे अलावा? आई थिंक मैम आई मैम कैन। जो ऑर्गेनाइजर होता है वही कर सकता है. मैम मैं कर सकता हूँ। राहुल कर सकता है ना? यस मैम। हाँ ठीक है बच्चे, तू अपने पास विंडो खोल के रख. इफ एनीबॉडी एंटर देन प्लीज एडमिट, ठीक है? सो आई डोंट हैव टू गो बैक अगेन अगेन. ओके, तो एक डेटा शीट दिखाती हूँ मैं आपको, और डेटा शीट के बाद हम देखते हैं कि कैटेगोरिकल डेटा, कॉन्टिन्यूस डेटा क्या चीज होती है. um, कोई भी एक बनी हुई डेटा शीट मैं खोल रही हूँ पीएचडी की. सो ये देखते हैं. ये मेरी एक डेटा शीट, इसको मैंने कोड किया हुआ है. आप देखेंगे मेरी जो पूरी डेटा शीट है, आप जिस पे काम करते हैं डेटा शीट पे, आपने क्वेश्चन भरवाया, डेटा भरवाया. सो ये पूरी आपकी नंबर्स में ही होनी चाहिए, राइट? इसमें आपकी कोई भी स्ट्रिंग वैल्यूज और ये सब वो सब नहीं होनी चाहिए. सो मैंने अपनी डेटा में नेम लोगों से भरवाया. नेम यूजुअली ऑप्शनल होता है, तो क्योंकि हमें नेम की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि हम स्ट्रिंग वैल्यूज को तो एनालाइज कर ही नहीं रहे हैं, हम ये नंबर्स को एनालाइज कर रहे हैं. फिर हमारा आता है जेंडर. हमने उनके डेमोग्राफिक्स पूछा, आपका जेंडर क्या है, आपका एज ब्रैकेट क्या है. बच्चों से भरवाया था इसलिए कोर्स कौन सा कर रहे हो आप, एक्सपीरियंस, कुछ बच्चों को वर्क एक्सपीरियंस होता है, उनके गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है, रेजिडेंस क्या है. इट वाज अ स्टडी अबाउट देयर ई बिहेवियर, इंटरनेट बिहेवियर. सो इसलिए उनसे उसी बारे में डेमोग्राफिक्स पूछे गए कि टाइम कितना स्पेंड करते हो, कुछ खरीदते हो, कुछ डाउनलोड करते हो सॉफ्टवेयर, कितना घर से एक्सेस करते हो, कितना कन्वीनियंट है. तो ये मैंने कैटेगोरिकल वे में पूछा था. जो आपके डेमोग्राफिक्स होते हैं गाइस, ये जो होते हैं, ये होता है आपका कैटेगोरिकल डेटा. इसे कैटेगोरिकल डेटा क्यों बोलते हैं? मैं हमेशा जब भी आप डेटा शीट बनाएंगे गाइस, तो साथ में एक डेमोग्राफिक्स की शीट जरूर बनाना. इसमें डेटा शीट रखना, इसमें डेमोग्राफिक्स रखना. क्यों? क्योंकि हम कभी कभी अब मान लीजिए ये तो चलो मुझे पता है, जेंडर 1 हो गया मेल, 2 हो गया फीमेल, या वट एवर. एज ब्रैकेट 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, ये आप भूल सकते हो. ठीक है, हर एक में 1 2 का क्या मतलब है, ये एकदम से आपको याद नहीं आएगा. क्या हुआ? हम्म, हाँ जी. सो एकदम से ये 1 2 4 का क्या मतलब है एकदम से आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे. सो इसके लिए हम एक साथ में डेमोग्राफिक्स की शीट बना लेते हैं. यहाँ पे लिखेगा आपने 1 2 3 4 5 6, जो भी आपने कोड दिया है उनको, और ये हो गए आपके डेमोग्राफिक्स. अब आप फटाफट देख के बता सकते हो. मैं आपसे पूछूं कि डेटा शीट के अंदर एक्सपीरियंस में 4 का क्या मतलब है. सो आप जाएंगे डेमोग्राफिक्स पे, आप कहेंगे एक्सपीरियंस में 4 का मतलब है नो एक्सपीरियंस. तो जो 4 कैटेगरी वाले हैं वो बोल रहे हैं कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था.
सिमिलरली 3 का मतलब ये है, 2 का मतलब ये है, इसलिए यहाँ पे गए 1 का मतलब यस है, 2 का मतलब नो है। सो मैंने इस पूरी शीट को 1 2 3 4 5 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये है मेरा कैटेगोरिकल डेटा, ये है मेरी कैटेगरीज। ठीक है, जेंडर में मेरे पास है 2 कैटेगरीज, एज में मेरे पास है 6 कैटेगरीज, एक्सपीरियंस में इतनी कैटेगरीज। सो दीज आर माई कैटेगरीज जिनको मैंने कोड किया हुआ है। सो ये है मेरा कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है, फिर हम आते हैं वेरिएबल्स पे जो हमारे आइटम्स हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे उनसे ऊपर, कुछ क्वेश्चंस पूछे। कौन कौन से क्वेश्चंस थे वो? पर्सनैलिटी के लिए पूछे मैंने, फिर उनको यहाँ पे साइड में लिखा कि भाई V1 V2 का मतलब क्या है, डेमोग्राफिक्स के बाद V13 का मतलब क्या है, V14 का मतलब क्या है। LOC लोकस ऑफ कंट्रोल वाले क्वेश्चंस पूछे, उनके वेरिएबल की लिस्ट लिखी कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल पे कौन सी स्टेटमेंट है, ताकि जब एनालिसिस करूँ तो इन्हें पढ़ सकूं कि किसका किससे रिलेशनशिप आ रहा है। ई पर्सनैलिटी हमने डिफाइन किया था, ई पर्सनैलिटी के हमने क्वेश्चंस लिखे। बाइंग प्रोसेस कि वो कैसे परचेज करते हैं इंटरनेट पे, तो उसके वेरिएबल्स की मैंने ये सारी फाइल्स यहाँ पे आपको बनानी होती हैं, ताकि आपको इनका जो नंबर्स का जो रेफरेंस है वो फटाफट आपको यहाँ से मिल जाए। इन नंबर्स इनका जो रेफरेंस है वो मिल जाए। V14 को, वो V14 जो आपका आइटम है उसमें कौन सी स्टेटमेंट है, यू कैन गो बैक फटाफट अपना शीट पे एंड यू कैन आइडेंटिफाई। ठीक है, ये हो गया मेरा कैटेगोरिकल डेटा, क्योंकि ये कैटेगरीज की बात कर रहा है। ये है मेरा कॉन्टिन्यूस डेटा, क्योंकि ये कॉन्टिनम की बात कर रहा है। जो हमारा लाइकर्ट स्केल है, ये लाइकर्ट स्केल पे मैंने इनके परसेप्शंस लिए हुए हैं 1 2 3 4 5। जो हमारा लाइकर्ट स्केल होता है गाइस, वो एक कॉन्टिनम स्केल होता है। कोई भी स्केल कॉन्टिनम स्केल होता है। कॉन्टिनम स्केल का बेसिकली क्या मतलब होता है? कल हमने बात की थी रेशो और इंटरवल डेटा की। इंटरवल डेटा में मैंने आपको कहा था कि इंटरवल कभी भी जीरो नहीं होता। इसमें आप देखोगे जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है। किसी ने स्ट्रांगली डिसएग्री दिया होगा इस आइटम पे, इस रिस्पोंडेंट ने, तो उसका जो नंबर है वो 1 है। हाईएस्ट इज 5। ठीक है, तो 1 हो सकता है, 1 इज दी लीस्ट एग्रीमेंट, यानी स्ट्रांगली डिसएग्री, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने फॉर एग्जांपल किसी से मैंने कहा कि आप ज्यादा टॉकेटिव हैं। फॉर एग्जांपल मैं बहुत टॉकेटिव नहीं हूँ, मैं बहुत शाई हूँ, तो मैं इस पे जीरो नहीं मार्क कर सकती कि नहीं मैं तो बिल्कुल भी टॉकेटिव नहीं हूँ। राइट, आई कैन नॉट मार्क एज जीरो हेयर। क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ फिनोमिना नहीं है, कुछ तो हो गई। तो मैं इस पे लेस एग्रीमेंट दे सकती हूँ। बहुत ज्यादा टॉकेटिव हूँ तो हाई एग्रीमेंट दे सकती हूँ। सो माई एग्रीमेंट विल वेरी। इट इज ऑन द कॉन्टिनम। कॉन्टिनम कभी भी जीरो नहीं होता। कॉन्टिनम इज नॉट अ नंबर लाइन। कॉन्टिनम में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ठीक है, सो एब्सेंस ऑफ फिनोमिना इज नॉट देयर। सो जो कॉन्टिनम पे हम बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा। ठीक है, कॉन्टिनम की बात हो रही है जहां पे जीरो कभी भी नहीं होगा। स्केल की बात हो रही है, स्केल पे मेजर किया है, 5 पॉइंट लाइकर्ट पे किया है, 7 पॉइंट लाइकर्ट पे किया है, तो सिमेंटिक स्केल पे किया है, तो स्केल्स में कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है, तो जब भी आपको दिमाग में जब भी कोई बोले कॉन्टिन्यूस डेटा, इसका मतलब किसी ने लाइकर्ट स्केल यूज किया है, या कोई स्केल यूज किया है, 5 पॉइंट लाइकर्ट या 7 पॉइंट लाइकर्ट, कोई भी किया है, एक स्केल यूज किया है जिसपे कुछ ना कुछ परसेप्शन लोगों का जरूर रहा होगा, जीरो नहीं होगा। डिस्क्रीट डेटा होता है जैसे आपकी वैल्यूज होती हैं। कोई भी वैल्यू है, जैसे क्लास में बच्चे कितने हैं, तो एक इंटीजर वैल्यू है। वेट कितना है क्लास के बच्चों का, तो कुछ इंटीजर वैल्यूज है। देयर हैज टू बी स्पेसिफिक वैल्यू। रेशियो डेटा ज्यादातर होता है डिस्क्रीट, कि भाई किसी के फॉर एग्जांपल किसी शेयर प्राइस का हम प्राइस देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते का, सो देयर आर सम प्राइसेस ओवर अ वीक, वो होता है डिस्क्रीट डेटा, वो काउंटेबल है। दैट इज सम नंबर, वन स्पेसिफिक नंबर, देयर इज नो स्केल, वो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फर्क होता है। ये दिस इज हमारा, दिस इज आर योर कैटेगोरिकल डेटा विच इज डिवाइडेड इन द कैटेगरीज। यूजुअली हम कैटेगोरिकल डेटा जब भी बोलते हैं वो डेमोग्राफिक्स की ही बात कर रहा होता है। ठीक है, और उसमें हमारे पास होती है नंबर ऑफ कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फिर आता है हमारा कॉन्टिन्यूस डेटा, जो कि हम कॉन्टिनम पे बात कर रहे हैं, स्केल पे बात कर रहे हैं। और तीसरा होता है हमारा डिस्क्रीट डेटा विच इज लाइक नंबर, इंटीजर, कोई भी नंबर है, एक काउंटेबल नंबर, मेजरमेंट, जो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, सो ये फर्क है हमारे तीनों नंबर्स में। ओके, यहाँ तक हम कल बात कर चुके थे। आई गेस पॉपुलेशन फ्रेम, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग यूनिट, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Second. हम्म, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार फटाफट देख लेते हैं यूनिवर्स क्या होता है हमारा। यूनिवर्स के बारे में हम कम बात करते हैं। यूनिवर्स से हमारा पॉपुलेशन निकल के आता है, और पॉपुलेशन से हमारा सैंपल आता है। वी आर 23 नाउ। ओके,
हाँ जी, यूनिवर्स से हमारा पॉपुलेशन आता है, पॉपुलेशन से आता है हमारा सैंपल। और हम लोग कोशिश करते हैं ज्यादा पॉपुलेशन पे फोकस करें, क्योंकि हमें जनरलाइजेशन जो करनी होती है वो पॉपुलेशन के लिए करनी होती है। सैंपल के बेसिस पे हम पॉपुलेशन को ही जनरलाइज करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एमबीए स्टूडेंट्स का कल भी हमने बात की थी एम्प्लॉयबिलिटी के केस में, या मैंने आपको जो एग्जाम्पल बाद में दिखाया था फैकल्टी वाला, उसमें मैंने बात की थी कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें से हमने कितने का सैंपल लिया है। फिर गाइस हमारी बात आती है कि पॉपुलेशन का टाइप क्या है। ये कल हमने स्लाइड में भी देखा था कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। जब भी हम अपनी स्टडी कोई भी करते हैं, तो हमारे पास स्टडी में हमेशा लिमिटेशंस होते हैं। आपने प्रोजेक्ट किया होगा, रिसर्च पेपर्स देखे होंगे, अभी आई विल शो यू वन एट द एंड। सो हम हमेशा बात करते हैं लिमिटेशंस क्या है उस स्टडी की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो ठीक से हैंडल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूजुअली हम दो तीन चीजें उसके अंदर लिखते हैं कि हमारा टाइम कंस्ट्रेंट था। टाइम कंस्ट्रेंट इसलिए क्योंकि हम सबको जाके अप्रोच नहीं कर सकते, लिमिटेड टाइम होता है जिसमें आपको स्टडी करनी होती है। फिर आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे। फॉर एग्जांपल किसी ने पैन इंडिया स्टडी आपको करने के लिए दे दी है, तो पैन पैन इंडिया में आपको कुछ आईटी हब्स हैं जिनको जाके कांटेक्ट करना है। तो अब पैन इंडिया ट्रैवल करने के लिए भी पैसे चाहिए। सो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, इसलिए मैंने एक पर्टिकुलर एरिया वाइज हमने किसी स्टडी को किया। सो दिस हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक, बिकॉज जो बाकी की चीजें होती है फिर वो आप लिमिटेशंस में आराम से डाल सकते हो। अगर मुझे कोई कहेगा कि मुझे सिर्फ अपना एरिया स्टडी करना है, देन आई विल बी मोर एफिशिएंट। इसके बजाय मुझे कोई कहेगा आपको पूरी दिल्ली स्टडी करनी है, देन आई विल लेस एफिशिएंट। क्योंकि आई विल नॉट बी एबल टू एड्रेस ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली। तो आपका जो पॉपुलेशन है, आपका जो एरिया है, वो उसको आपको डिफाइन करना ही पड़ता है ताकि आप स्टडी अपनी अच्छे से स्पेसिफिकली कर सको। सैम्पलिंग फ्रेम, यूनिक एड्रेस यानी जो लिस्ट है। सैम्पलिंग फ्रेम गाइस इज पॉसिबल ओनली इन दी फाइनाइट पॉपुलेशन, ये हमने कल भी बात की थी। फाइनाइट अगर आपकी पॉपुलेशन है, काउंटेबल है, ठीक है, उस केस में हम सैम्पलिंग फ्रेम की बात करते हैं, क्योंकि उसी में सिर्फ आप नंबर निकाल सकते हो। जैसे कल मैंने वो फैकल्टी की लिस्ट आपको दिखाई थी अपने एग्जाम्पल में, तो हर एक फैकल्टी का नाम है, डिपार्टमेंट है। अब वो काउंटेबल थी, वेबसाइट पे अवेलेबल थी, सो मैंने इसलिए उसको फाइनाइट पॉपुलेशन में आई कुड कम अप विद अ सैम्पलिंग फ्रेम। तो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, हॉस्पिटल्स है, कंपनीज हैं, ये आपके फाइनाइट पॉपुलेशन में कवर होता है। बट व्हाट इज नॉन फाइनाइट, व्हाट इज इनफाइनाइट, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इनफाइनाइट? अब कहने के लिए अगर हम साइंटिफिक ऑपरेशंस की भी बात करें तो नथिंग इज इनफाइनाइट, एवरीथिंग इज काउंटेबल। टू सम एक्सटेंट हमने गैलेक्सीज भी काउंट कर ही लिए हैं यूनिवर्स में, है ना। हमने माइन्यूट टू माइन्यूट थिंग्स इन एटम्स आल्सो, मॉलिक्यूल्स आल्सो, हम काफी सारी चीजें ऐसी काउंट कर चुके हैं। सो व्हाट डू वी कंसीडर एज इनफाइनाइट? मैं किसी भी चीज की बात करूं, मैं कहूं कि इंडिया की यूनिवर्सिटीज को जाके टैप करना है, इंडिया की यूनिवर्सिटीज है जितनी भी, उनमें बच्चों से जाके बात करनी है, काउंटेबल तो वो भी हैं, मे बी इन लैक्स, मे बी इन करोड़, बट दे आर काउंटेबल, दे आर नॉट इनफाइनाइट। सो व्हाट डू वी कॉल इनफाइनाइट? इसको हम डिफाइन करते हैं अप्रोचेबिलिटी के हिसाब से। ओके। जो मुझे अप्रोच करना, जो मुझे काउंट करना, या जो मुझे कंसिडर करना, मेरी कैपेसिटी से बाहर ही बात है। ठीक है। सो मेरे लिए वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन का पार्ट है, जिसके लोगों को मैं जाके अप्रोच नहीं कर सकती पर्सनली, जितना नंबर ऑफ पीपल आउट ऑफ माई ह्यूमन कैपेसिटी है। सो दैट इज एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन फॉर मी। ठीक है। फिर हमने बात की थी सैम्पलिंग यूनिट की, कि कौन है हमारा सैम्पलिंग यूनिट, किससे भरवा रहे हैं, कौन जो इंडिविजुअल है उसका फिलहाल क्या कैरेक्टरिस्टिक है आपके लिए। आप इंटरनेट की स्टडी कर रहे हैं तो सैम्पलिंग यूनिट होगा फेसबुक, फेसबुक यूजर। अगर आप बैंक्स पे स्टडी कर रहे हैं तो आपका सैम्पलिंग यूनिट है बैंक का कस्टमर। और कोई सैम्पलिंग, कल मैंने अपना बताया था सैम्पलिंग यूनिट मेरी थी फैकल्टी। नाउ वन थिंग, ये कोई अलग अलग लोग नहीं है, ठीक है। सिंगल इंडिविजुअल कैन बी अ सैम्पलिंग यूनिट टू मल्टीपल स्टडीज, ऑफ कोर्स मैं हूँ। ठीक है। अगर किसी को मुझ पे स्टडी करना है, अगर कोई कोई स्टडी कर रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो मैं फेसबुक यूजर हूँ, इंस्टा यूजर हूँ, तो वो मुझसे क्वेश्चन भरवा सकता है। सो उस केस में मैं उसकी सैम्पलिंग यूनिट हूँ फेसबुक यूजर के तौर पे। कोई मुझे डायस की फैकल्टी के उस पर भरवाना चाहता है, सो आई एम दी सैम्पलिंग यूनिट एज डायस फैकल्टी। मैं मदर भी हूँ, आई एम अ पेरेंट ऑल्सो, तो किसी को बच्चे की बाइंग हैबिट्स पे कोई स्टडी करनी है कि क्या फर्क पड़ता है पेरेंट्स की चॉइसेस पे, तो वो मुझे एज अ पेरेंट कंसिडर करके सैम्पलिंग यूनिट ले सकता है। तो सैम्पलिंग यूनिट कैन बी एनी इंडिविजुअल, एवरीबडी हैज मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन उस टाइम पे आप उस स्टडी के लिए क्या रोल प्ले कर रहे हो, तो आप वो सैम्पलिंग यूनिट हो। ठीक है। सैम्पलिंग मेथड्स हमने बात की कल, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। आज हम बात करते हैं गाइस सैंपल साइज की। सैंपल साइज कुछ हद तक हम लोग बात कर चुके थे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ।
ये गाइस अब आई गेस सब विजिबल है। हाँ जी। हमने सैंपल साइज डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास अलग अलग गाइस फॉर्मूलाज हैं गिवन बाय मल्टीपल ऑथर्स। Okay, one book that I will recommend to all the people who are trying to study the basic research methodology or business stats. एक तो केन ब्लैक है ही आपकी। केन ब्लैक इज अ इंग्लिश ऑथर बुक जो कि अच्छी है। स्टैट्स है, बिजनेस स्टैट्स फॉर मैनेजर्स करके बुक है, बिजनेस स्टैट्स। तो रेड कलर का कवर है, सो वो अच्छी बुक है। एक आप इसमें शायद मैंने लिखी है तो नहीं। इसमें रिसर्च की बुक आप एक गाइस आपके लिए जो बहुत अच्छी है वो है सीआर कोठारी। इट इज अ वेरी बेसिक बुक फॉर रिसर्च जिसमें ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल साइज की हम सबकी बात करते हैं। सो बेसिक बुक है, बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं, सो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, मेरे पास वो ई बुक पड़ी हुई है। आज जब आई विल सेंड यू द नोट्स, मैं आपको वो ई बुक भी सेंड कर दूंगी। ठीक है। उस ई बुक में यू कैन हैव ऑल दीज फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग, सो यू डोंट नीड टू राइट। यू जस्ट पे फोकस है कि क्या स्टडी कर रहे हो, लिखने की कोई जरूरत नहीं किसी चीज को। हाँ जी। सबसे पहले गाइस वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट सैंपल साइज बाय फॉर्मूला गिवन। सो सेकंड स्टेप में होगा हमारा फाइनाइट पॉपुलेशन को करेक्ट कैसे करते हैं, एंड थर्ड पॉइंट विल बी ओवर सैम्पलिंग। ओवर सैम्पलिंग आपके स्कोप से थोड़ा सा बाहर है, तो फिर भी आई विल एक्सप्लेन। ठीक है। सो केसेस हमारे हैं गाइस। सबसे पहले हमारा केस है इनफाइनाइट पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूस डेटा। सेकंड फाइनाइट पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूस डेटा। डेटा वाइज डिवाइड किया हमने दो पॉपुलेशंस को। देन इज इनफाइनाइट फॉर कैटेगोरिकल डेटा, फाइनाइट फॉर कैटेगोरिकल डेटा। नाउ वी अंडरस्टैंड हम किसकी बात कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस डेटा में हम बात कर रहे हैं जो आपने डेटा भरवाया है जिन वेरिएबल्स पे। कैटेगोरिकल डेटा की हम बात कर रहे हैं जो आपने उसके किसी भी रिस्पॉन्ड के डेमोग्राफिक्स भरवाए हैं। ठीक है, दो तरह की पॉपुलेशन होती है हमारी, इनफाइनाइट और फाइनाइट में हमने डिवाइड किया हुआ है। आपका जो लाइकट स्केल है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। तो फिलहाल हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें जब भी कॉन्टिन्यूस की बात आएगी तो हम लाइकट स्केल की ही बात कर रहे हैं। ओके। ओके। सो गाइस दीज आर दी फॉर्मूलाज जो आपके हैं टू कैलकुलेट योर सैंपल साइजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर दी सैंपल साइज फॉर इनफाइनाइट पॉपुलेशन, ऊपर वाला, एंड दी बिलो वन इज दी फाइनाइट वन। मैं आपको, हाँ जी। मान लीजिए आपके पास हमारे पास, अच्छा ये जो जो भी इसके अंदर वैल्यूज लिखी हुई हैं ये हमारी रिकॉग्नाइजेबल वैल्यूज हैं, इनको हम पहचानते हैं। एन का मतलब है आपका सैंपल साइज, जेड का मतलब आपका जेड स्कोर, आपका अल्फा वैल्यू, कट वैल्यू जहां प्रोबेबिलिटी आपकी कट होती है कॉन्फिडेंस लेवल से बाहर, कितना पार्ट जा रहा है ये जेड वैल्यू डिसाइड करता है आपका। सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ई है, ई इज योर एक्सेप्टेबल मार्जिन ऑफ एरर। हम मान के चलते हैं 5% कैटेगोरिकल डेटा के लिए और 3% कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए। और ऐसा किसने कहा है, ऐसा इन्होंने कहा है, ये आपके रेफरेंस है। अच्छा, एक बहुत अच्छा पेपर है आपके पास जहां से ये सारी चीजें डिराइव्ड हैं। गाइस ऑलवेज ये जो चीजें होती हैं, फॉर्मूलाज हैं, रेंज है, कितना परसेंट को किस में जाएगा। गाइस अपना प्लीज सिस्टम म्यूट कर लीजिए, किसका सिस्टम खुला हुआ है। हम्म, हाँ जी। सो जेड हम लोग ज्यादा कंसिडर करते हैं 5%। मैंने उस दिन भी बात की थी आपसे कि 95% आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है एंड 5% है आपका जो आप मानते हो कि आपका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, वो हमारा प्रोबेबिलिटी कर्व था ऐसे बेल कर्व, उसकी जहां पे वैल्यूज कट हो रही थी। ठीक है, जिनसे बाहर की वैल्यूज को आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, तो हम 5% लेके चलते हैं। इन्होंने कहा है ऐसा। एक्सेप्टेबल मार्जिन ऑफ एरर, ऑब्वियसली 5% को कैटेगोरिकल मानते हैं, 3% फॉर कॉन्टिन्यूस डेटा मानते हैं, इन्होंने कहा है ऐसा। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि एक पेपर है बहुत अच्छा, गूगल पे आप टाइप करेंगे, जो भी ये वैल्यूज होती हैं, जो भी आपके ये फॉर्मूलाज हैं, आपकी रेंज है, वैल्यूज हैं, रूल्स हैं बेसिकली कि कौन से डेटा पे कौन सा रूल लगना चाहिए, दीज हैव बीन डिराइव्ड आफ्टर लॉन्ग डेरिवेशंस एंड आफ्टर इयर्स ऑफ रिसर्च। इंपिरिकली टेस्ट किए गए हैं बार बार, बार बार किसी ने इस पे एनालिसिस किया है बहुत सारे सैंपल्स कलेक्ट कर करके, तब ये कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं
कि कैसे रूल्स काम करते हैं, और मल्टीपल सैंपल्स पे भी ये रूल्स फॉलो करेंगे, यूनिवर्सल रूल्स हैं कि नहीं है। सो जो यूनिवर्सल रूल्स आपके होते हैं जो सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सैंपल। तो वो यूनिवर्सल रूल्स हमें पता होने चाहिए थोड़े बहुत, ताकि उनकी एडवांटेज हम ले सकें, एंड हम ये बोल सकें कि ये हमने डिसाइड नहीं किया है कि 5% 3%, ये somebody has already done it. So there is this very good paper, डिटरमाइनिंग एप्रोप्रिएट सैंपल साइज, बार्टेट का पेपर है। सो ये मैंने डाउनलोड किया है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। So this is for the organization research, जिसमें they are talking about how to calculate this appropriate sample size in surveys. Okay, so इन्होंने कहा कि ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो एक्सेप्टेबल मार्जिन होता है सोशल साइंसेज में, 5% मार्जिन होती है एक्सेप्टेबल फॉर कॉन्टिन्यूस, 3% होती है फॉर कॉन्टिन्यूस डेटा, एंड 5% इज फॉर आपका मार्जिन एरर होता है, और 3% होता है आपका एरर का मार्जिन। 5% इज फॉर दिस कैटेगोरिकल, सॉरी, एंड 3% इज फॉर द कॉन्टिन्यूस। ये हम यूजुअली फॉलो करते हैं एजुकेशनल और सोशल साइंसेज में। मेडिकल साइंसेज में गाइस 1% होता है। ठीक है, मेडिकल साइंसेज में हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके चलते हैं, 99.7% का कॉन्फिडेंस लेके चलते हैं, 1% का एरर मार्जिन रखते हैं, ताकि मैक्सिमम प्रिसीजन के साथ हम लोग कोई डिसीजन ले सके। मेडिकल में बहुत जरूरत है उसकी। हम सोशल साइंसेज में थोड़ा सा एरर लेके चलते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि कहीं ना कहीं सैम्पलिंग में, कहीं ना कहीं बायसनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सो दिस इज द रूल, दिस हैज बीन डिराइव्ड आफ्टर मल्टीपल एम्पिरिकल रिसर्चेस, सो यू कैन ऑलवेज कोट इट कि हमने ऐसा क्यों लिया। ओके, कमिंग बैक टू दिस। सो अब मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि अच्छा, z की वैल्यू जो है वो आपकी फिक्स्ड है, क्योंकि 5% है। z की वैल्यू अगर आप 5% पे हम कैलकुलेट करते हैं, एक टेबल है, तो z की वैल्यू 5% पे इज 1.96, ये फिक्स्ड है। ठीक है, इसमें कोई डबल कंफ्यूजन या इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है। सो हमारे पास एक वैल्यू है जो पूरी तरह से फिक्स्ड है हमारे पास। ठीक है, ये n को साइड में रखना, अभी ये n आएगा आपका पिक्चर में जब आप बात करोगे फाइनाइट पॉपुलेशन की। ठीक है, पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन पैरामीटर होता है, हमने कल बात की थी परसों भी, कि ये जो आपके साइंस है सैंपल के लिए अलग है, पॉपुलेशन के लिए अलग है। छोटा वाला n इज सैंपल साइज, बड़ा वाला n इज पॉपुलेशन साइज। ठीक है, तो ये बात होगी पॉपुलेशन साइज की जब आप फाइनाइट पॉपुलेशन की बात करोगे। फिलहाल हम इनफाइनाइट के फॉर्मूले में बात कर रहे हैं। सो अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि सिग्मा जो है, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, अच्छा ओके, हम सबसे पहले बात करें एरर की। एरर मैंने कहा कि चलो एरर 5% क्यों, हम एरर 0 रखेंगे, हमारी स्टडी में कोई एरर नहीं होगा, और हम कह रहे हैं कि जो एरर है उसको 0 रखो, आप मत दो कोई प्रिसीजन, मत दो कोई कट ऑफ। हम चाहते हैं हमारा एरर 0, कोई कंपोनेंट ही ना हो एरर का। इसको 0 करते ही n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, राइट। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज, ये स्क्वायर है, ओके, दिस इज स्क्वायर। इस फॉर्मूला को ठीक से देखने के लिए आप ऊपर देख सकते हो, ये फॉर्मूला यहाँ ठीक से लिखे हुए हैं, ये है ये फॉर्मूला। ठीक है, हाँ जी। अगर मैं कहूँ कि मुझे एरर नहीं चाहिए, एरर टर्म को कर दो 0, कोई 5% 3% की बात नहीं कर रहे हैं हम, इसको 0 करो, हमने यहाँ पे कर दिया 0। इसके 0 करते ही मेरा n हो जाएगा इन्फिनिटी, राइट। n इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, इट इज इक्विवेलेंट टू योर पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि जो आपका सैंपल है और जो आपका पॉपुलेशन है वो बराबर रखो आप। यानी सैंपल साइज कैलकुलेट करने की अब कोई जरूरत नहीं है, जितनी पॉपुलेशन में आपकी यूनिट्स हैं वो सारी की सारी आपका सैंपल है। जैसा कल मैंने आपको अपनी स्टडी में दिखाया था फैकल्टी वाले में, मेरा पॉपुलेशन साइज क्या था, सारी फैकल्टी जो पढ़ा रही है ना, मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम, जितनी भी फैकल्टी दिल्ली एनसीआर में 3 यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रही है, मैंने उनकी लिस्ट बनाई थी सबकी, 1536 फैकल्टी थी, उनको मैंने सबको ही कंसिडर किया था। सो मेरा पॉपुलेशन ही मेरे को एग्जॉस्टिव करना था, सो मैंने सभी को ही कंसिडर किया था अपनी सैम्पलिंग के अंदर। रैंडम किया मैंने बाद में उनको, लेकिन आई कंसिडर्ड एवरीबॉडी सैम्पलिंग फ्रेम में, राइट। सो इसको अगर आप 0 करेंगे, कोई डेविएशन, सॉरी, एरर को आप 0 करेंगे तो आपका एरर टर्म 0 होते ही आपका सैम्पलिंग इन्फिनिटी पे चला जाएगा, विच इज इक्विवेलेंट टू योर सैंपल पॉपुलेशन। कर सकते हो अगर काउंटेबल है, जैसे मैंने किया। सिग्मा को अगर आप 0 कर दो, आपको कि स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है कुछ भी। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या हुआ, जितने भी हम सैम्पलिंग यूनिट्स ले रहे हैं,
एमबीए वाले बच्चों को कल मैंने एग्जांपल लिया था, एक स्टार्टा था मेरा एमबीए, एक स्टार्टा था मेरा बीबीए। सो मैं ये कह रही हूँ सिग्मा जीरो का मतलब कि जो एमबीए वाले बच्चे हैं विद इन देमसेल्व्स भी उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है ना। मैंने कहा कि मान लीजिए क्लास के अंदर 60 डायस की बात करूं, एमबीए का एक बैच है 60 बच्चों का, मैंने कहा कि ये 60 बच्चे जो हैं ये बिल्कुल ही एक जैसे हैं, इनमें कोई डेविएशन नहीं है, इनमें कोई वेरिएशन ही नहीं है। एक बच्चा जैसा सोचता है बिल्कुल वैसा ही दूसरा बच्चा सोचता है, ठीक है। सिग्मा जीरो करने का मतलब ये होगा, अब आप जैसे ही सिग्मा जीरो करोगे आपका एन जीरो हो जाएगा, राइट। दिस मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, तो एन की वैल्यू हो जाएगी जीरो। एन जीरो का मतलब क्या हुआ कि मेरा सैंपल साइज इज जीरो। सैंपल साइज जीरो मतलब क्या हुआ कि किसी भी बच्चे से भरवा लो वो पूरा सैंपल साइज रिप्रेजेंट करता है। आई रिपीट, एरर टर्म को आप जीरो करोगे, आप कहोगे कि मुझे एरर बिल्कुल नहीं चाहिए, तो आपका सैंपल हो जाएगा इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी का मतलब ये हुआ कि आपका जो सैंपल साइज है इट इज इक्विवेलेंट टू पॉपुलेशन साइज। कोई फर्क नहीं है आप पूरी पॉपुलेशन ले रहे हो या छोटा सा सैंपल ले रहे हो, पूरी पॉपुलेशन पे ही आपको काम करना है। सिग्मा अगर आप जीरो रखते हो, आप ये कहते हो कि पूरे एक बैच के अंदर मेरे सैंपल के अंदर कोई भी डेविएशन नहीं थी, कोई वेरिएशन नहीं है, सब एक जैसा बच्चा है, एकदम फोटोकॉपी, जेरोक्स है एक दूसरे की, सोचने में भी, दिखने में भी, सोचने में भी, ठीक है। तो मेरा मतलब ये हुआ कहने का कि मैं इनका परसेप्शन चाहे एक का लूं चाहे मैं 100 बच्चों का परसेप्शन लूं, वो बात बराबर ही होगी। तो मैंने कहा 100 की बजाय एक का ही ले लो फिर, क्योंकि मेरा एन हो गया जीरो। एन जीरो का मतलब है कोई भी चलेगा, कोई नंबर नहीं है। एन जीरो का मतलब ये नहीं कि डेटा भरवाने की जरूरत नहीं है, नहीं, इसमें जीरो नहीं होता। वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्केल। इसमें जीरो का मतलब इज नॉट एब्सेंस ऑफ फिनोमिनन, इसमें एन जीरो का मतलब है यू टेक एनीबडी एंड दे विल बी रिप्रेजेंटिंग योर सैंपल और दे विल बी रिप्रेजेंटिंग योर पॉपुलेशन, क्योंकि सबके सब एक जैसे, एक जैसा सोच रहा है, ठीक है। सो दैट इज नॉट दी पॉसिबल सिनेरियो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो नहीं है पूरी क्लास में सारे बच्चे सोचते भी एक जैसा ही है, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, सबका परसेप्शन अलग अलग आता है। सो सिग्मा हमारा जीरो कभी भी नहीं हो सकता, डेविएशन है, वेरिएशन हमेशा रहेगी। कितनी रहेगी हमने कहा वो हम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जेड की वैल्यू मेरी फिक्स्ड है, एरर की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी, 5% रखेंगे कैटेगोरिकल के लिए, 3% रखेंगे कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए। दो वैल्यूज मेरी फिक्स्ड है, आराम से हमारा सैंपल निकल सकता है। सिग्मा की वैल्यू भी अभी आगे देखते हैं। हाँ जी, ये वेरिएंस एस्टिमेशन के लिए कोशरान ने कुछ हमें फॉर्मूला दिया, उसने कहा कि एक दो काम आप कर सकते हो, वेरिएशन आ गया तो डेविएशन भी आ जाएगा। सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएशन का अंडर स्क्वायर, अंडर रूट, अंडर रूट ऑफ वेरिएशन इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। उसने कहा चार तरीके हैं पॉपुलेशन वेरिएंसेस निकालने के लिए। या तो एक सैंपल लो, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, पहले का रिजल्ट निकाल लो और दूसरे का, तब तक सैंपल साइज वेरी करते रहो जब तक पहले के बराबर वेरिएंस ना आ जाए, ठीक है। क्वाइट टफ। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं गाइस पायलट स्टडी मेथड, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने एक डेटा, हमने अपना क्वेश्चनर भरवाया, उसको एक्सपर्ट से वेट करवाया कि इसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो स्टेटमेंट्स के अंदर, और हमने कहा कि 50 बच्चों से भरवा के देख लेते हैं, 100 बच्चों से भरवा के देख लेते हैं पायलट के तौर पे, ठीक है। हमने पायलट स्टडी किया, हमने कहा कि मेरा डेटा भर दो, भरा उन्होंने, उसके बेसिस पे जो रिजल्ट निकल के आया, उसके बेसिस पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आया, मैंने उसी को कंसिडर कर लिया कि मुझे मेरा अब सैंपल साइज कितना होना चाहिए स्टडी कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है। देन कोई प्रीवियस डेटा या कोई प्रीवियस स्टडी है सिमिलर पॉपुलेशन की, बच्चों की या किसी की, तो उनमें से कोई पिक कर लीजिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन, या एस्टिमेट और गेस द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन असिस्टेड बाय सम लॉजिकल मैथमेटिकल रिजल्ट्स। एक मेथड हम ये यूज करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सम कैलकुलेशन यू हैव टू डिराइव दिस सिग्मा, ताकि आपका सैंपल साइज डिटरमाइन हो सके। ये आपका वो पेपर, ये पेपर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। हाँ जी, अब आ गए हम अब हमारी को प्रॉब्लम है कि हमें सिग्मा कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब तक सिग्मा कैलकुलेट नहीं होगा मेरा सैंपल साइज कैलकुलेट नहीं होगा, है ना। तो मैंने कहा कि मेरा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रहता है, अच्छा हमें वो वाली वैल्यूज याद है जो हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडीज करते हुए करी थी, म्यू प्लस 1 सिग्मा प्लस माइनस 1 सिग्मा की वैल्यू होती है 68%, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा की वैल्यू होती है 95%, जो हम कंसिडर करते हैं ज्यादातर, है ना। म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा कितना होता है? 99.7%। हाँ जी, 99.8। हाँ, याद है ना हमें वो तीन प्रोबेबिलिटी कर्व के जो हमारे वैल्यूज थे। तो नॉर्मल डेटा में Yes, ma'am. हमें क्या बोला उन्होंने कि 3 सिग्मा की वैल्यू
आप कंसिडर कर सकते हो 3%, ठीक है। प्लस माइनस 3 सिग्मा लिमिट होती है हमारी 99.7% में। 99 पॉइंट कितना वाला था, म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा। हमने कहा, इन्होंने हमें फॉर्मूला दिया, इन्होंने हमें फॉर्मूला दिया जो हाँ, इन्होंने हमें ये फॉर्मूला दिया कि भाई रेंज निकाल लो। रेंज का मतलब ये, सॉरी, अपना स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लो। कैसे निकालोगे तुम सिग्मा अपना? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द स्केल, 5 लिए या 7 वाला कंसिडर कर रहे हो, एंड नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस। इन्होंने हमें फॉर्मूला दिया, रेंज इज इक्वल्स टू, रेंज क्या होती है हमें फॉर्मूला पता है, प्लस माइनस मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इसमें हम रेंज लेते हैं नंबर ऑफ स्केल आइटम्स जो आपने यूज किया। जैसे अगर 5 पॉइंट लाइकेट लिया है तो 5, 7 पॉइंट लाइकेट लिया है तो यहाँ आ जाएगा 7। दिस इज नॉट माइनस, दिस इज लाइक नंबर ऑफ स्केल आइटम्स। 5 पॉइंट लाइकेट में 5 स्केल है, 7 पॉइंट लाइकेट में 7 स्केल है, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय रेंज का फॉर्मूला इज 6 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। वाई 6? क्योंकि अगर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 प्लस माइनस सिग्मा ले रही हूँ, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेरा, इमेजिन करो बेल कर्व है मेरा, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज, इधर वाला -3, इधर वाला +3, पूरा इज 6, ठीक है। अगर मैं इस पूरे कर्व की बात कर रही हूँ तो मैंने उसके वैल्यू लिया इसलिए 6। इस 6 का डेरिवेशन यही है। जो आप प्लस माइनस 3 सिग्मा लिमिट्स ले रहे हो, -3 एंड +3, इट बिकम्स पूरा 6। तो जो एक कर्व का जो पूरा एरिया है इट इज 6, ठीक है। 6 इंटू सिग्मा, और सिग्मा कैलकुलेट करना है तो रेंज डिवाइडेड बाय 6। रेंज थी हमारी 5 पॉइंट लाइकेट स्केल में हमारे पास 5 स्केल, और 7 पॉइंट, दो इस तरह के स्केल हम ज्यादा फॉलो करते हैं, 5 पॉइंट लाइकेट एंड 7 पॉइंट लाइकेट। सो 5 डिवाइडेड बाय 6 एंड 7 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपकी वैल्यू सिग्मा की, ठीक है। अब आपकी सिग्मा की वैल्यू भी फिक्स है। फॉर्मूला देखेंगे वो कहां गया? हाँ जी, ये था आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में मेरे पास सारी वैल्यूज मेरे पास हैं। इसमें एक स्लाइड रहेगी। अच्छा, हाँ जी, अगर हम बाइनरी स्केल ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हम कैटेगरी वाइज सिलेक्शन कर रहे हैं। कैटेगरीज मेरी मान लीजिए जेंडर की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है हर जेंडर के सिलेक्ट होने की सैंपल में रैंडमली? 0.5। दो कैटेगरी है तो 1/2 प्रोबेबिलिटी, 0.5 फॉर बोथ कैटेगरीज, वेरिएंस हो गया 0.25। तीन कैटेगरीज लेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? इतनी, 1.3। चार कैटेगरीज लेंगे तो 1.4। तो उसके हिसाब से मेरा वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। कैटेगोरिकल डेटा की मैं बात कर रही हूँ, तो इसलिए दो कैटेगरीज में मैक्सिमम है, तो भी ज्यादातर वी टेक पॉइंट पी वैल्यू 0.5, ठीक है। हमें मैक्सिमम वेरिएंस कंसिडर करना है। बाकी आप जैसी कैटेगरीज बढ़ाते जाओगे आप देखोगे आपका वेरिएंस कम होता जा रहा है, कम हो रहा है ना। मैक्सिमम वेरिएंस है 0.5 दो कैटेगरीज में, इसलिए हम इसको फिक्स करते हैं। इसलिए हम ज्यादातर पी वैल्यू भी 0.5 कंसिडर करते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी वैल्यू। दिस इज योर सैंपल साइज कैलकुलेशन, जो भी हमने बात की। आप इसको सब वैल्यूज को फॉर्मूला में रखोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू। कहीं कहीं आपको ये जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग नाम से मिलेगी, बस जस्ट बी श्योर कि कोई सिग्मा को एस लिख रहा है, एरर को ई लिख रहा है, डी भी लिखते हैं काफी बुक्स में। इस एरर टर्म को डी भी लिखा होगा काफी लोगों ने। तो यू जस्ट बी श्योर अबाउट कि फाइनाइट सैंपल का फॉर्मूला क्या है, एंड यू कैन पुट द वैल्यूज एंड यू कैन डिराइव दिस। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको दिया हुआ है कि अगर आपको 95% कॉन्फिडेंस का मतलब है 5% बाहर रह गया। जेड की वैल्यू इज 5%, 5% की वैल्यू इज 1.96। 95% देखते ही आपको पता लग जाएगा कि 5% इज लेफ्ट, 5% स्कोप है एरर का, and you want your estimate to be within 1 year of the actual figure was first placed in 24 years ago in this. So E आपका 1 year एरर का स्कोप 95% पे Z की वैल्यू है 1.96, सिग्मा इज अननोन। सो एस्टिमेट कर लेंगे रेंज वाले मेथड से। इन्होंने 1.1/4 से इसको वो किया हुआ है बुक में। जो पेपर है हमारा, उन्होंने पेपर में उन्होंने किसमें किया हुआ है, बाय स्केल डिवाइडेड बाय 6। अब उसका क्या अलग अलग सिग्निफिकेंस है, दे आर टॉकिंग अबाउट सम डिस्क्रीट वैल्यू, दे आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टिन्यूस वैल्यू, ठीक है। सो हमने उसकी वैल्यू को पुट किया एंड वी विल गेट आवर रिजल्ट। हमारा सैंपल होना चाहिए 96। राउंड ऑफ कर सकते हो या तो
एक बड़े पे ही रखते हैं ज्यादातर सैंपल साइज, क्योंकि नंबर ऑफ जो यूनिट्स होंगी वो आप पॉइंट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो 97 आपका यूजुअली आप कंसिडर करोगे। ये देखिए सैंपल जो है आपका 97 एयरप्लेन्स को आप कंसिडर करोगे। कम नहीं रखते हैं राउंड ऑफ करने में हम इसको, ज्यादातर +1 ही रखते हैं। ये बात थी गाइस हमारे इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमने अभी देखा। अब हम देखते हैं एक बार फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कॉन्टिन्यूस डेटा की बात कर रहे हैं, प्राइमरी वेरिएबल इंटरेस्ट हमारा कॉन्टिन्यूस, यानी अब हम आगे लाइकेट स्केल वाले की तरफ की बात कर रहे हैं। और हमारा जो पॉपुलेशन है वो है फाइनाइट। हमने ऊपर कैटेगोरिकल भी डिस्कस किया, जिसमें हमने कैटेगरीज डिस्कस की फॉर इनफाइनाइट, फॉर फाइनाइट पहले हम कॉन्टिन्यूस देख रहे हैं। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर सैंपल साइज ऑफ फाइनाइट डेटा। अब आप इसमें देखोगे इसमें एन भी पिक्चर में आ गया है, कैपिटल एन, विच इज योर पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। Z आपका अगेन 5% वैल्यू पे 1.96 फिक्स है इसकी वैल्यू। एरर है आपका, कॉन्टिन्यूस डेटा है तो कितनी एरर की वैल्यू है 3%, यानी 0.03। सिग्मा है आपका 5 पॉइंट लाइकेट स्केल हम यूज कर रहे हैं, तो हमने अभी ऊपर निकाला रेंज डिवाइडेड बाय 6 करके, वो हमारा आ गया 0.833। और अगर 7 पॉइंट यूज कर रहे हैं तो ये आ गया। अब मेरा Z नोन है, मेरा सिग्मा नोन है, मेरा एरर नोन है, और मैंने कहा जो मेरा पॉपुलेशन है फाइनाइट है तो मुझे पॉपुलेशन का नंबर भी पता है ना, मुझे पता होगा पॉपुलेशन का साइज, तभी मुझे सैंपल निकालना है। मैंने कहा चलो लेट से मेरा पॉपुलेशन है 10,000 लोग। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज मुझे नोन है, तो मेरा सैंपल साइज कितना आया, इतना। ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो है आपकी सिग्मा की वैल्यूज, जेड की वैल्यू तो आपकी फिक्स है, एरर की वैल्यू भी आपने फिक्स कर ली, क्योंकि आपको किसी ऑथर ने बता दिया आराम से कि भाई अगर कॉन्टिन्यूस डेटा में आप 5% कर सकते हो, सॉरी 3% कर सकते हो, और कैटेगोरिकल डेटा में आप 5% कर सकते हो। क्योंकि मेरा डेटा कॉन्टिन्यूस था, मैंने 3% लिया, और 5 पॉइंट लाइकेट स्केल है तो इतनी वैल्यू कर लो सिग्मा की, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया रेंज डिवाइड बाय 6। सो एवरीथिंग इज फिक्स्ड, देयर इज नो इशू। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका पॉपुलेशन का साइज कितना है। आपने अपना सैंपल निकाल लिया। आपका बात करते हैं कैटेगोरिकल डेटा की। कैटेगोरिकल डेटा की जैसे ही बात आएगी गाइस, उसमें सबसे पहले कहानी आएगी प्रोबेबिलिटीज की। ठीक है, पी और क्यू अचानक आपके अपीयर हो जाएंगे। ऊपर भी हमने कैटेगोरिकल डेटा में जब बात की तो प्रोबेबिलिटी पिक्चर में आ गई। हाँ, जैसे हमने कैटेगोरिकल सिलेक्शन किया हमारी प्रोबेबिलिटी पिक्चर में आ गई। 2 कैटेगरीज के लिए 0.5, 3 के लिए 1/3, 4 के लिए 1/4। तो जैसे ही आप बात करेंगे आपका पी और क्यू पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट में बात की, इनफाइनाइट में सिंपल है। फाइनाइट में हम बात करते हैं, फाइनाइट में आपका ये फॉर्मूला है। इसमें आप देखोगे P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग समथिंग, Q इज द 1 - P। ठीक है, हाँ जी, ये आपका फॉर्मूला इनफाइनाइट ना हो गया। कैटेगोरिकल के लिए Z की वैल्यू फिक्स है मेरे पास, हम कैटेगोरिकल की बात कर रहे हैं या कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, Z की वैल्यू 5% ही रहेगी सोशल साइंसेज में। अब E की वैल्यू चेंज हो गई, कॉन्टिन्यूस डेटा में थी 3%, कैटेगोरिकल डेटा में है 5%। 5% का मतलब हो गया 0.05। ठीक है, P, क्योंकि मैं दो कैटेगरीज यहाँ कंसिडर कर रही हूँ, या हम मैक्सिमम वेरिएंस ही लेते हैं, तो 0.5। Q इज 1 - P विच इज 0.5। हमने सब सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में रखा और हमारा सैंपल साइज आ गया 384। इसकी भी बात करते हैं आराम से। 384 याद रखिएगा। कैटेगोरिकल, सॉरी, इन फाइन, एक सेकंड, ये याद रखिएगा गाइस, ये हमने इनफाइनाइट में हमने बात की। अगर हम इनफाइनाइट में निकाल रहे हैं कैटेगोरिकल डेटा, तो हमने कहा कि ये सारी वैल्यूज हमने पुट किया, हमारा डेटा आ गया, हमारा सैंपल साइज आ गया 384। अब हम अगर बात करें फाइनाइट की, हमने ये वैल्यूज फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए फॉर्मूला में डाला। फाइनाइट हमने कहा चलो हमें पता है हमारा जो पॉपुलेशन है वो 10,000 है। ठीक है, हमने कहा 10,000 के लिए इसको कैलकुलेट करते हैं, नहीं 1 लाख हो गए। ठीक है, 1 लाख है, 1 लाख के लिए इसको कैलकुलेट करते हैं। Z की वैल्यू 1.96 फिक्स्ड है, E की वैल्यू कैटेगोरिकल डेटा में 5%, P वैल्यू हमने कहा 0.5, तो Q भी 0.5। हमने सारी वैल्यूज को उठा के यहाँ डाल दिया। ये आपकी 1 लाख, 1 लाख की जो पॉपुलेशन है उसके लिए, फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए उसने आपको सैंपल साइज दिया 385। नाउ प्लीज कंसिडर दिस, जब आपकी पॉपुलेशन फाइनाइट है,
जब आपकी पॉपुलेशन 1 लाख है, आप उसे काउंट कर सकते हो स्टिल, तो भी आपका सैंपल साइज आ रहा है 385। और जब आपका पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, आप काउंट ही नहीं कर सकते उसको, वो 1 लाख से ऊपर है, ठीक है, करोड़ों में कुछ हम बात कर रहे हैं, तो भी आपका वो सैंपल साइज कितना दे रहा है, 384, जो कि काफी लोगों के हिसाब से इज नॉट करेक्ट। करेक्ट क्यों? क्योंकि जब आप बात कर रहे हो इन्फिनिटी की, जब आप बात कर रहे हो बियॉन्ड द काउंटेबल द मेजरेबल थिंग्स, तो 384 इज टू लेस, 385 इज टू लेस। ठीक है, आपका एक हमारे पास गाइस एक सैंपल साइज कैलकुलेटर होता है हमारे पास। दिस एक्सेल फाइल आई विल फॉरवर्ड, दिस फाइल इज फॉर कीप्स, ओके। ये फाइल आपकी बहुत बात तक, अगर आप रिसर्च एनालिस्ट कहीं लग जाते हो, और या फिर आप कुछ बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं या पेपर्स लिखना चाहते हैं, तो ये सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए आपकी एक बहुत ही रिलायबल सोर्स है। सब कुछ बना हुआ है इसके अंदर, फॉर्मूला जले में अगर आप देखोगे ऊपर देखो फॉर्मूला आ जाएगा। ये सारा फॉर्मूला जो अभी अभी हमने हमने डिस्कस किया ना, फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए, इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए, ये सब वही है। ठीक है, आप देखोगे तो ये सारी पॉपुलेशन वही है, जो फॉर्मूलाज है वही है। ठीक है, अब अगर हम इसमें चेंज करके देखें, हम कहें कि हमारा सिग्मा का वैल्यू भी दिया हुआ है, ई का वैल्यू भी दिया हुआ है, जेड का वैल्यू भी दिया हुआ है, लाइकर्ट स्केल की वैल्यू भी हमें पता है, 5 की बात कर रहे हैं, 7 की बात कर रहे हैं। पहले फाइनाइट में बात करते हैं। ठीक है, 5 कैटेगरीज थी मेरे पास, ये सारी वैल्यू, 3 वैल्यूज मेरे पास फिक्स्ड है ही, सिग्मा की भी, ई की भी और जेड की भी। मैंने कहा मेरा जो पॉपुलेशन है फाइनाइट, इसको कर दो 10,000, बढ़ गया, चलो इसको कर दो 20,000, बढ़ गया, 1 लाख कर दो। बहुत, 3 लाख पे भी 29 ही दिखा रहा है, मतलब 50 लाख पे भी 29 दिखा रहा है, 1 करोड़ कर दो। अच्छा, आप देखेंगे गाइस, एक लिमिट के बाद ना इसका जो नंबर है, इट विल नॉट गो बियॉन्ड 2964। आपका जो मैक्सिमम कैलकुलेशन किसी भी चीज की है 2963, 2964, ये राउंड ऑफ फिगर है, तो 2964 से ऊपर वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका ये मैंने कितना लिया हुआ है फिलहाल, 1 करोड़, और ये मैं ले रही हूँ 10,000। ठीक है, या मैं ले रही हूँ 50,000। ये लगभग सब पे एक ही चीज दिखा रहा है, एक चीज के बाद जाके ना ये फिक्स हो जाएगा। इनिशियली वाज 1000, एक चीज के बाद जाके फिक्स हो जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ के बाद, 2 करोड़ के बाद, इसके ऊपर आपका कितना डेटा चल रहा है, इट इज नॉट कंसिडरिंग इट। ठीक है, ये हम कॉन्टिन्यूस डेटा की बात कर रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूस डेटा में आप देखोगे 10,000 पे अगर आपका 748 है, तो 1000 पे आपका 48 है। ये आपकी टेबल्स भी बनी हुई है इस हिसाब से। ठीक है, आपको जितना भी डेटा आपको लिखना है, तो ये आपकी टेबल्स यहाँ पर हैं, कि आप डेटा जितना भी डालेंगे, अगर आपका पॉपुलेशन इतना है तो आपका सैंपल साइज कितना होना चाहिए। आप देखेंगे एक टाइम के बाद ये जाके स्टैग्नेंट हो जाएगा, इसके ऊपर इसकी वैल्यू नहीं जाएगी। आप देख रहे हो ये कब से ये सारी वैल्यूज आपकी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका करोड़ों में भी डेटा होगा, कुछ होगा, तो आपको इससे ऊपर सैंपल नहीं कलेक्ट कराना। राइट, यही मतलब हुआ ना इस बात का। कैटेगोरिकल डेटा ये आपका इसको एमसीक्यू का इसलिए लिखा है क्योंकि 2 कैटेगरीज होती है एमसीक्यू में ज्यादातर, है ना। आप कंफ्यूज ना हो, मैं जेंडर लिख दूं यहाँ पे या मैं एज लिख दूं यहाँ पर, डेमोग्राफिक्स लिख दूं, तो उसमें कैटेगरीज वेरी कर सकती हैं। एमसीक्यू में 2 ही कैटेगरी होती है, यस और नो टाइप वाला। तो उसमें मैंने 2 स्केल लिए हुए एमसीक्यू के, एमसीक्यू के 2 स्केल ज्यादातर ऑफर करता है वो। तो हमारी 0.5 वैल्यू कैटेगोरिकल डेटा के लिए, एरर इज 5%, जेड इज सेम, तो ये हमारा कितना सैंपल साइज बताएगा। कुछ टेस्ट होते हैं जो कैटेगोरिकल डेटा पे ही लगते हैं, आगे आप पढ़ेंगे काई स्क्वायर वगैरह, वो उन केसेस में आपको सैंपल कितना लेना चाहिए, ये उसके लिए है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स टू एस्टिमेट आवर सैंपल साइज। सबसे पहले तो हमने कहा पॉपुलेशन फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, इसके हिसाब से आपका फॉर्मूला डिफर करेगा। फिर आप देखोगे आपका डेटा कॉन्टिन्यूस है कि कैटेगोरिकल है। कॉन्टिन्यूस डेटा को मेट्रिक डेटा भी बोलते हैं। ठीक है, मेट्रिक मतलब जिनमें नंबर्स हैं, जिनमें कुछ स्केल है, जिनमें कॉन्टिन्यूम है, डिस्क्रीट वैल्यू कोई भी है, मेट्रिक वैल्यू पे काम कर रहे हो। कैटेगोरिकली जो डेमोग्राफिक्स है, ठीक है, अगर सिर्फ डेमोग्राफिक्स पे ही कुछ काम कर रहे हो, डेमोग्राफिक्स में ही कुछ निकालना है, आइटम्स की कोई जरूरत नहीं है,
ऐसे टेस्ट होते हैं हमारे पास जो सिर्फ कैटेगोरिकल डेटा पे लगते हैं, ठीक है, जिस सिर्फ उन्हीं में ही हमें काम करना है। तो हम सैंपल साइज इन फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, ऊपर आपकी इस फाइल में बना हुआ है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस डेटा की, स्केल डेटा की, तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से, ठीक है। बस हमें पता होना चाहिए इसीलिए कि कौन से टेस्ट में कॉन्टिन्यूस डेटा लग रहा है और कौन से टेस्ट में कैटेगोरिकल डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से देन वी कैलकुलेट आवर सैंपल साइजेस अकॉर्डिंगली। तो ये फाइल आप अपने पास रखेंगे, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट, यहाँ पे कोई भी आपका पॉपुलेशन पैरामीटर देके, इनफाइनाइट में हमने कुछ यूज नहीं किया है, फाइनाइट में ही हम अपनी जो एन, जो कैपिटल एन है उसको हम बताते हैं। आपका आप देखेंगे इनफाइनाइट में आपका 2964 ही है, ठीक है। जितना भी इनफाइनाइट हो वो 2964 है। इसको भी आप जहां तक ले जाओगे इसका मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं आएगा। इसके बाद उन्होंने बात की कि आपको जो अपना इसके बाद उन्होंने कहा कि इसको ठीक कैसे करना है, हाउ टू करेक्ट योर फाइनाइट सैंपल का फाइनाइट सैंपल साइज नंबर। करेक्शन की जरूरत क्या है, उन्होंने कहा, उन्होंने ये रूल दिया ऑथर्स ने कि अगर जो रिक्वायर्ड रिटर्न सैंपल साइज है अगर वो 5% ऑफ पॉपुलेशन से कम है तो ठीक है। हम्म अगर वो 5% पॉपुलेशन से ज्यादा है तो प्रॉब्लम है। अपने एग्जाम्पल में देखें एक बार। हमारे सैंपल में कितना आया था अभी, 384, 385। कॉन्टिन्यूस ही देखते हैं, कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। हेलो, हाँ विनोद सर। हाँ विनोद सर। हाँ बताइए सर। हम्म इन्होंने कहा कि भाई पॉपुलेशन साइज था इतना, रिक्वायर्ड सैंपल साइज कोचराम के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होना चाहिए 118। इन्होंने कैलकुलेट किया, अगर इन्होंने कैलकुलेट किया था यहाँ पे ये फॉर्मूला से, ठीक है, कि जब फाइनाइट पॉपुलेशन इनफाइनाइट पॉपुलेशन है तो उन्होंने अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट किया। 118 उनका सैंपल आया। उन्होंने कहा कि रिक्वायर्ड सैंपल साइज बिकॉज सैंपल इज ग्रेटर देन 5%, 5% ऑफ पॉपुलेशन कितना बनता है, दे हैव कैलकुलेटेड 84, ठीक है। 5% बनता है 84 पॉपुलेशन के हिसाब से। 84 से ज्यादा आया इनका सैंपल साइज, 118 आया, तो इन्होंने कहा इसको करेक्ट करने की जरूरत है भाई। इन्होंने ये रूल बनाया कि अगर आपका पॉपुलेशन डिफाइंड है, ठीक है, और उसके हिसाब से अगर आपका जो सैंपल साइज है वो 5% ऑफ पॉपुलेशन से ज्यादा निकल के आ रहा है फॉर्मूला से, 118 जैसे यहाँ पे आ रहा है, आना चाहिए 5% का मतलब कितना है, 84, 84 से ज्यादा आ रहा है, सो यू नीड टू करेक्ट इट। करेक्शन का क्या फॉर्मूला है इनके पास, करेक्शन का फॉर्मूला है ये, ठीक है। पहले जो आपका सैंपल साइज आया, इनके केस में आया 118, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 118 एंड दिस फर्दर डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा 111, सो आपका जो करेक्ट पॉपुलेशन साइज होगा वो उन्होंने कहा 111 आपको लेने की जरूरत है, 118 आप नहीं लेंगे, ठीक है। इन केस अगर 5% ऑफ पॉपुलेशन से आपका ज्यादा आ रहा है डेटा, सो यू नीड टू करेक्ट इट। इसके बाद आती है गाइस आपकी ओवर सैम्पलिंग। ओवर सैम्पलिंग में ओवर सैम्पलिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, जैसे हमने कल बात किया था कि हमारे पास जो बायसनेस होती हैं, हमारे पास जो रिस्पोंडेंट की तरफ से कुछ एरर्स आ जाते हैं, सैम्पलिंग एरर्स होते हैं। सैम्पलिंग एरर्स में हमने बात की थी, रैंडम सैम्पलिंग की वजह से कुछ एरर्स आ जाते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर्स भी होते हैं। सो अगर हमको हमको कंसिडर करने हैं तो वी नीड टू डू सम काइंड ऑफ ओवर सैम्पलिंग फॉर आर
स्टडीज। ओवर सैम्पलिंग का क्या मतलब है? ओवर सैम्पलिंग किसने बोला ऐसा करने के लिए? इन्होंने बोला, ये ऑथर से, ये ऑथर भी इसी पेपर से निकल के आए हैं। इन्होंने बोला कि जब भी रिसर्चर कोई रैंडम सैंपल ले तो उसमें 0 to 20% ऑफ नॉन रिस्पोंडेंट्स या उसको फॉलोअप एनालिसिस के लिए ज्यादा लेने चाहिए। ठीक है, बजट है, टाइम, अदर कंस्ट्रेंट की वजह से यू कैन नॉट गो बैक अगेन एंड अगेन। तो कुछ एक्स्ट्रास उन्हें लेने चाहिए 0 to 20% टू बी इंक्लूडेड इन देयर सैंपल। दिस इज फॉर कैटेगोरिकल डेटा करेक्शन, सेम मेथड। हाँ जी, ये गाइस आपकी एक टेबल इन्होंने अपने पेपर में दी हुई है। इन्होंने कहा कि अगर आपका कॉन्टिन्यूस डेटा है, कॉन्टिन्यूस डेटा में एरर कितना होगा? 3%। कैटेगोरिकल डेटा है उसमें कितना एरर होगा? 5%। अल्फा की वैल्यू 0.1 के हिसाब से फॉर मेडिकल साइंसेज, अल्फा की वैल्यू 5% के हिसाब से फॉर सोशल साइंसेज, जो हम ज्यादातर हम लोग करते हैं। तो अगर आपका पॉपुलेशन इतना है तो आपका सैंपल साइज कितना होना चाहिए फॉर फॉर कॉन्टिन्यूस डेटा? सॉरी, मेडिकल साइंसेज में ये आएगा 0.01। ठीक है, दिस इज मोर लिबरल। सो पॉपुलेशन अगर इतनी है तो आपके सैंपल साइजेस कितने होने चाहिए? पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो आपके सैंपल साइजेस कितने होने चाहिए? 10,000 तक उन्होंने काउंट किया, 10,000 तक आपके जो सैंपल साइज हैं, क्योंकि उनके 6,000 8,000 के बाद ये कांस्टेंट होना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा कि इतना बहुत है, अगर आपके पॉपुलेशन इतना है तो आपका सैंपल साइज इसके अराउंड रह सकता है। अगर अदरवाइज आप फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर आप शॉर्टकट अपनी टेबल भी कंसिडर कर सकते हो। और एक चीज हम लास्ट देखते हैं कि रिग्रेशन और फैक्टर एनालिसिस की इन्होंने बात की है कि उसमें सैंपल साइज डिटर्मिनेशन कैसे होती है। रिग्रेशन आप लोग कर चुके हैं शायद। हाँ जी, ये आपका रिग्रेशन एनालिसिस के लिए आपको कितनी सैंपल साइज की जरूरत पड़ती है, इन्होंने फॉर्मूला कैलकुलेट किया हुआ है। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि कितने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेट आपने लिए हैं। अगर हम लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो उसमें एक पेयर है, एक इंडिपेंडेंट है आपके पास, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका नॉर्मल आपका सैंपल साइज कितना रहना चाहिए। ठीक है, के आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं आप इसको फॉर्मूला में डालेंगे, सो यू विल गेट योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट यू हैव टू मेक। ठीक है, अगर आपने कोई भी पेयर वाइज नहीं लिया, अगर आपने पेयर्स डिफाइन नहीं किए, तो आपका जो एक्सेल होता है वो उसको कंसिडर ही नहीं करेगा। यू हैव टू कंसिडर इट इन पेयर वाइज। जैसे आप इसमें देखोगे मल्टीपल रिग्रेशन में रेशियो ऑफ ऑब्जर्वेशन टू इंडिपेंडेंट शुड नॉट फॉल बिलो 5, दिस इज द रूल। अगर आप मल्टीपल रिग्रेशन में जा रहे हैं, इसको बहुत ज्यादा यू डोंट हैव टू फॉलो इट लाइक बाय हार्ट। सो देन हमारे पास आता है फिर उसके बाद फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस हम जानते हैं हम किस लिए करते हैं? अपने डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने के लिए। कल हमने डिफरेंस देखा था, कॉन्स्ट्रक्ट क्या चीज है, डायमेंशंस क्या चीज है, आइटम्स क्या चीज है। सो आपको फैक्टर्स एक्सप्लोर करने हैं। सो उसमें गाइस हम एक केजरमायर ऑल्किन का एक वो निकालते हैं, केएमओ हम इसको बोलते हैं, स्टैटिस्टिक। केएमओ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एसपीएसएस के थ्रू। तो उसमें हम कहते हैं कि अगर उसकी वैल्यू 0.6 से ज्यादा आई है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो सैंपल है वो ठीक है, जिस पे आपने स्टडी कंसिडर की है। दिस इज टू चेक कि आपकी सैंपल जो है वो ठीक आए हैं कि नहीं आए। ओके, कि आपने जो सैंपल कंसिडर किया है वो आपका वैलिड है कि नहीं है। यूजुअली हम एक थंब रूल भी फॉलो करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स कितने होने चाहिए? 5 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन द स्केल। मैंने एक स्केल बनाया 50 आइटम्स का, तो भाई कितने लोग रखूं? तो 50 आइटम पे उसने कहा कि 250 लोग ठीक है, 250 लोग पे डेटा कर सकते हो। ये थंब रूल्स है, ठीक है। ये अगर यू डोंट हैव टू गो इनटू द कैलकुलेशंस और समथिंग एग्जैक्टली फॉर बाय दीज फॉर्मूलाज, या तो आप फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लो या हम थंब रूल से भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप किसका थंब रूल यूज कर रहे हो। ये भी ऑथर वाइज अलग अलग वेरी करता है, ठीक है। देन वी हैव स्टैटिस्टिकल पैरामीटर, कि हमने कहा केएमओ कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट एसपीएसएस से, ये हमें रिपोर्ट करना होता है फैक्टर एनालिसिस के अंदर। तो अगर आपकी वैल्यू केएमओ की एसपीएसएस ने दी 0.8 0.9,
तो इसका मतलब सैंपल एडिकेसी है। सैंपल एडिकेसी का मतलब आपका जो सैंपल है वो सफिशिएंट है टू कंडक्ट योर फैक्टर एनालिसिस। दिस इज फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन सिंप्लीफाइड फॉर्मूलाज। ये आपकी वही वाली टेबल जो भी हम देख रहे थे पेपर में से लिए, ये साइज ऑफ पॉपुलेशन इतना है तो प्रिसीजन लेवल या कॉन्फिडेंस इंटरवल के हिसाब से आपका कितना कितना साइज होना चाहिए पॉपुलेशन का। गाइस बहुत कुछ नहीं समझ में आए, बहुत कुछ चीजें दिमाग में नहीं जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक फंडाज आपको क्लियर होने चाहिए। तो अगर आपको ये क्लियर है कि हम बात कौन से डेटा की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस डेटा की, हम बात कर रहे हैं कैटेगोरिकल डेटा की, ये वर्ड सुनते ही आपको अंदर क्लैरिटी हो जाती है कि कॉन्टिन्यूस डेटा मतलब किसी ने बोला तो किस तरफ बात गई। कॉन्टिन्यूस डेटा जैसे ही किसी ने बोला तो ई की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। किसी ने कैटेगोरिकल डेटा बोला तो कैटेगोरिकल डेटा का पहली बात मतलब क्या है, उसके फॉर्मूले में एकदम से क्या चीज आ जाएगी, पी और क्यू। इसको फटाफट रिवाइज करते हैं। बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज के लिए, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस के लिए बॉदर होने की जरूरत नहीं है। बीच में जो कुछ एक दो हैक्स हैं उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी स्पेसिफिक विद द मीनिंग ऑफ द टर्म्स। इन सारी टर्म्स का मीनिंग हमें पता चल गया। फाइनाइट सैंपल क्या है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है, राइट, यूनिवर्स क्या है, पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, सैम्पलिंग यूनिट कौन होते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, ये हमें क्लियर हो गया। फिर हमारे नेक्स्ट, हमारे पास कितने तरह के केसेस हैं, चार तरह के केसेस हैं। इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूस क्या है, फाइनाइट कॉन्टिन्यूस क्या है, इनफाइनाइट कैटेगोरिकल क्या है, फाइनाइट कैटेगोरिकल क्या है। ये सुनते ही मुझे पता लग गया कि हाँ ठीक है किस बारे में बात हो रही है। फेयर एनफ। लाइकट स्केल पे आए, लाइकट स्केल मेरा कॉन्टिन्यूस डेटा है, फॉर्मूलाज निकल गए फाइनाइट इनफाइनाइट के, दिस इज फॉर इनफाइनाइट, दिस इज फॉर फाइनाइट। फिर हमने कहा कि ये डेरिवेशन है, कैसे ये लोग फॉर्मूलाज निकालते हैं, जेड की कैसे वैल्यू है। इनमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंप्लीफाइड फॉर्मूला भी अगर आपको है पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी डेरिवेशंस में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने कहा इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूस के लिए बात कर लेते हैं। जेड कैसे कैलकुलेट किया, 5% सोशल साइंसेज में, या तो सिंपल 5% फॉर सोशल साइंसेज। किसने कहा है, इन्होंने कहा है, बार्टलेट बार्टलेट वाले पेपर में, किसी ने, बार्टलेट वालों ने कहा है पेपर में, ठीक है, कि आपकी 5% वैल्यू होनी चाहिए सोशल साइंसेज के अंदर। फेयर एनफ। 5% पे जेड की वैल्यू ये रही। ई कितनी होनी चाहिए, 3% होनी चाहिए जी कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए। ये किसने कहा है, इन्होंने कहा है। ठीक है, सिग्मा, सिग्मा आपका आ गया 5 पॉइंट स्केल के लिए, रेंज डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, रेंज कितनी थी 5 में, 5 पॉइंट स्केल में, ऊपर आ गया 5, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ गया 6, ये वैल्यू आ गई। 7 पॉइंट स्केल के लिए न्यूमरेटर में आ गया 7, डिनोमिनेटर 6, ये वैल्यू आ गई। तीन वैल्यू फिक्स होगी फॉर्मूला के अंदर, आराम से आपका एन निकल गया। आप देखोगे एन कितना है, 2964 इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए। 2964 से ऊपर आपका जो डेटा होता है, जो आपके कैलकुलेटर्स होते हैं, जो आपका फॉर्मूला होता है, वो आपको यही वैल्यू यील्ड करेगा, इसके ऊपर वो जाएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है इनफाइनाइट कितना भी आपका पॉपुलेशन है, अनकाउंटेबल, तो 2964 इज सफिशिएंट। फॉर्मूला बोल रहा है, आपकी टेबल्स बोल रही हैं, आपका कैलकुलेटर बोल रहा है। ठीक है, फिर आए हम सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए। हमने कहा भाई इसको कैसे कैलकुलेट करें, अल्फा लेवल। हमारे पास ये रूल्स हो गए, जो जिन जिन लोगों ने हमें रूल्स दिए, इसको एक्चुअली नीचे आना चाहिए। ये हैं आपके रूल्स जो हमने यहाँ पे फॉलो किए कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, फिर आपका ये पेपर जो आपको कंसिडर करना है, दैट आई विल बी सेंडिंग यू। फिर आपका आया कैटेगोरिकल डेटा के लिए कि सॉरी, ये आपका रेंज कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला कि आपका कहाँ से निकल के आया था। ठीक है, फिर ये आपका कैटेगोरिकल के लिए कि कैटेगोरिकल कैसे आया आपका। देन कैटेगोरिकल जैसे ही आप सुनेंगे, कैटेगोरिकल सुनते ही आप मान लीजिए आपको एकदम से क्लिक करना चाहिए कि अब आपका फॉर्मूला में पी क्यू की बात होगी, है ना, प्रोबेबिलिटी और क्यू की बात होगी। सो दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। उसके बाद हम कैटेगोरिकल डेटा की बात कर रहे हैं। फाइनाइट पॉपुलेशन में आपका फॉर्मूला बड़ा हो गया क्योंकि आपके पॉपुलेशन पैरामीटर्स उसके अंदर आ गए, लेकिन लगभग सबकी वैल्यूज आपको पता है। आपने वो वैल्यूज पुट की, आपका सैंपल साइज निकल के आ गया।
तो आप देखेंगे 10,000 पे भी लगभग इतना ही बता रहा है और 2600 बता रहा है इनफाइनाइट पे। तो ठीक है, वो हम चेक कर चुके हैं अपनी कैलकुलेटर से भी। फिर कैटेगोरिकल डेटा की बात की, कैटेगोरिकल आते ही आपका पी और क्यू पिक्चर में आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एंड नॉन अकरिंग। ठीक है, आपने इसके अंदर अपनी वैल्यूज पुट की, आपका सैंपल निकल के आ गया 384। इनफाइनाइट के लिए भी, फाइनाइट के लिए भी। फाइनाइट पॉपुलेशन को करेक्ट कर सकते हैं, उन्होंने कहा फॉर्मूला वाइज कि आपका जो भी एन सैंपल आया है, आपका जो भी सैंपल साइज आया है फाइनाइट के केस में, अगर वो पॉपुलेशन का 5% से कम है तो ठीक है, तो फेयर एनफ। लेकिन अगर ज्यादा आ रहा है, कैलकुलेशन से ज्यादा बन रहा है आपका सैंपल साइज 5% ऑफ पॉपुलेशन से, तो आपको उसको करेक्ट करने की जरूरत है। करेक्ट कैसे करना है आपको, ये सिंपल सा फॉर्मूला है उसका, जो पहले आ रहा था डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो पहले आ रहा था डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन का नंबर। ये सारी वैल्यूज आपके पास है, आपका नया सैंपल साइज आपके पास आ जाएगा। ठीक है। ओवर सैम्पलिंग, ओवर सैम्पलिंग हमें क्यों करनी चाहिए? बिकॉज ऑफ एरर्स जो कभी रिस्पोंडेंट की तरफ से या कभी रिसर्चर की तरफ से सैम्पलिंग के अंदर, रैंडम सैम्पलिंग के अंदर अकर होते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ओवर सैम्पलिंग करना चाहिए। 0 to 20% ऑफ पॉपुलेशन लिखा है ये। ठीक है, तो आपका पॉपुलेशन जो भी नंबर है आप उसमें प्लस कर लीजिए थोड़े से और लोग। तो फिर उसके बाद रिग्रेशन एनालिसिस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक आपने लिए हैं कि नहीं लिए हैं। फैक्टर एनालिसिस में आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका सैंपल एडिकेट था भी कि नहीं था। टू कंडक्ट फैक्टर एनालिसिस हमारे पास फॉर्मुलाज है, या तो थंब रूल से आप काम करो या फिर स्टैटिस्टिकल पैरामीटर की आपको खैर दिखाना ही होता है, स्टैटिस्टिकल पैरामीटर। दिस यू हैव टू शो व्हाइल यू आर राइटिंग दिस फैक्टर एनालिसिस थिंग। तो ये आपको नंबर उसके अंदर रिपोर्ट करने ही पड़ते हैं टेबल के साथ। दिस इज कैटेगोरिकल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोपोर्शंस, एंड दिस इज योर टेबल फॉर कैलकुलेटिंग द सैंपल साइज जो हमने यहाँ से पिक की है। गाइस ऐसी कोई चीज जो मैं डिस्कस की सैंपल साइज डिटरमिनेशन के लिए जो नहीं समझ आई हो, जेड की वैल्यू क्या है, सिग्मा की वैल्यू कैसे लेनी है, एरर टर्म क्या होता है, एरर टर्म को कैसे कंसिडर करना है, फॉर्मुलाज में पुट करेंगे अपनी वैल्यूज, आपके पास आपका सैंपल साइज आ जाएगा। मैम हेलो। हाँ जी। मैम केएमओ आप कैसे फाइंड करते हैं? हाँ, के हम बात करते हैं चलो। फैक्टर एनालिसिस है गाइस, फैक्टर एनालिसिस के लिए आपकी पूरी डेटा शीट अगर आपके पास, कैलकुलेट करके दिखाऊं आपको, या मैं आपको एक पेपर में दिखा दूं कि कैसे रिपोर्ट किया हुआ है? मैम जैसे भी लिखा। चलो ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक रिफाइंड डेटा शीट की हमें जरूरत होगी, एक सेकंड। हम्म, किसी को नहीं मिल रहा है। एक रिसर्च पेपर भी देखते हैं अभी, हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ वी रिपोर्ट आवर रिसर्च मेथोडोलॉजी। और उस दिन मैम ने सजेस्ट किया था कि आपको हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन, इसके बीच का एक लिंक भी आई विल ट्राई कि कैसे डालते हैं। इफ एल्स फॉर्मूला सबको क्लियर है, जो आप कैटेगरीज बनाते हैं जब आप कोडिंग करते हैं शीट के अंदर, एक्सेल के अंदर, तो जेंडर को कोड करना, एज को कोड करना इफ एल्स के थ्रू हम कैसे करते हैं ये हमें पता है। सिंपल इफ एल्स है, एक नेस्टेड इफ एल्स है। सिंपल इफ एल्स जब दो कैटेगरीज हो, नेस्टेड इफ एल्स जब दो से ज्यादा कैटेगरीज है। वरना वो भी देख सकते हैं एक बार फटाफट, वी हैव टाइम।
ये शुरू में मेरा कैटेगोरिकल डेटा था, पीएचडी की शीट है इसलिए डेमोग्राफिक्स बहुत ज्यादा लिए थे। फिर शायद पर्सनैलिटी के वेरिएबल्स हैं। पर्सनैलिटी के 44 वेरिएबल्स, इसकी मुझे शीट देखनी पड़ेगी। गाइस एसपीएस से शीट बनानी आती है सबको? सिक्सटी सिक्स से लेके हम्म, 2 मिनट देना, मैं इसका एक बार क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लूँ। हम ले रहे हैं 66 टू 104, फॉर एग्जाम्पल ऐसे चेक करने के लिए लेते हैं। इनकी जो स्टेटमेंट्स है वो यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। आप फैक्टर एनालिसिस के लिए जाएंगे एनालाइज पे, फिर डायमेंशन रिडक्शन के नाम से होता है गाइस ये टेक्निक, ठीक है। फैक्टर एनालिसिस का एक यूज है कि हम लोग जो अपने आइटम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 50 आइटम का स्केल बनाया है। स्केल का मतलब क्वेश्चनर बनाया है 50 आइटम्स का, और मैं चाहती हूँ कि मतलब इनमें से सिर्फ जो मोस्ट रिफाइंड है, जिनका बहुत हाई क्वेश्चन है, हाई कोफिशिएंट निकल के आता है, फैक्टर लोडिंग हम उसको बोलते हैं। सिर्फ जिनका हाई है, हाई का मतलब 0.5 से ज्यादा है, सिर्फ मैं वही कंसिडर करूँ, ठीक है। मुझे बस वही रखने हैं, मुझे बाकी नहीं रखने हैं। तो इसके लिए हम लोग फैक्टर एनालिसिस करते हैं। जो हल्की वाली स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें आपस का स्टैंडर्ड डिविएशन कम आया, कोरिलेशन कम आया, दूसरी स्टेटमेंट से वो कम रिलेट कर रही है, वो अपने आप उनका नंबर कम आता है, देन यू कैन डिलीट देम, ठीक है। इसलिए हम इसको डायमेंशन रिडक्शन या फैक्टर रिडक्शन भी बोलते हैं। इस पे हम जाएंगे फैक्टर पे। अभी आपको बोलेगा अपने वेरिएबल्स इधर मूव करो। मैंने डिसाइड किया है 66 टू 44, क्योंकि वो वाला स्केल है जो मैंने खुद बनाया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज आ रहा है, सो आई नो ये शुरू में पर्सनैलिटी है, उसके बाद पर्सनैलिटी के बाद मैंने जहाँ से उसका खुद का क्वेश्चन बनाया है, यहाँ से बनाया, ठीक है। मैंने कहा यहाँ से लेके आप, चलो इतने पे करके देखते हैं। ये मैंने मूव किए वेरिएबल्स के अंदर। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। डिस्क्रिप्टिव्स में हम गए। हमने कहा इनिशियल सॉल्यूशन बाय डिफॉल्ट है, हमें कोफिशिएंट्स चाहिए, हमें केएमओ बार्टलेट टेस्ट चाहिए, स्फेरिसिटी। ये दिस इज आवर सैंपल एडिकेसी टेस्ट, ठीक है। ठीक है। मैम स्क्रीन फ्रीज हो गई है।
क्या हुआ? स्क्रीन फ्रीज हो गई है। स्क्रीन फ्रीज हो गई है? या, विजिबल है अभी? या मैम विजिबल है, विजिबल है। ये हमने इसको ओके किया, फिर हम गए एक्सट्रैक्शन के अंदर। सेकंड ऑप्शन, हमने कहा उसमें कि हमें चाहिए कोरिलेशन मैट्रिक्स, यस। अनरोटेटेड 3 प्लॉट की जरूरत नहीं है। चलिए ये भी समझ। आइगन वैल्यू हम यूजुअली 1 लेते हैं, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। आइगन वैल्यू ऑलरेडी डिसाइडेड होती है कि 1 से ऊपर ही आइगन वैल्यूज होनी चाहिए। आपका जो आइट्रेशन यहाँ पे आएगा वो बाय डिफॉल्ट 25 ही आ रहा है। अब इसके अंदर आप गाइस ऑप्शन देखेंगे कि प्रिंसिपल कंपोनेंट और ये सब अलग अलग चीजें हमारे पास आती हैं। तो इसमें से हम प्रिंसिपल कंपोनेंट ही लेते हैं। अब वो फैक्टर एनालिसिस की अगर आप थ्योरी आगे करेंगे कभी और आरएम पे अगर हम करेंगे वर्कशॉप, तो उसमें बताएंगे अगर फैक्टर एनालिसिस कवर होगा कि इन सब का मतलब क्या होता है। तो इसमें हम कवर करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। कंटिन्यू। रोटेशन पे आते हैं। रोटेशन हम लेते हैं वेरी मैक्स। इसको क्लिक करते ही आपका अपने आप अपने आप विजिबल हो जाएगा। इसको किया हमने कंटिन्यू। इसमें एक्सक्लूड केस लिस्ट वाइज। और ये होती है आपकी वो वैल्यू जो मुझे ये डिफाइन करनी है कि कितने से कम मुझे नहीं कंसिडर करना। तो ये आपको पूछ रहा है कि सप्रेस स्मॉल कोफिशिएंट्स, कितने से कम वाली फैक्टर लोडिंग को आप कंसिडर नहीं करेंगे। हम यूजुअली थ्योरी है एक किसी की जो 0.4 बोलते हैं, तो 0.4 मान के चलते हैं, वरना ज्यादातर लोग 0.5 0.6 से ऊपर की भी कंसिडर करते हैं। बट देन यू हैव टू हैव अ थ्योरी बिहाइंड इट, आप अपने आप नहीं ले सकते इसको। सो गोइंग बाय द लिटरेचर, 0.4 से कम की वैल्यूज मुझे ना दे, या वो बता दे कि कौन कौन से 0.4 से कम फॉल कर रहे हैं, सो दैट आई कैन रिप्लेस, आई कैन डिलीट देम। ठीक है, करके देखते हैं। आपका केएमओ, हम फिलहाल केएमओ पे फोकस कर रहे हैं। देखें सैंपल आपका सफिशिएंट था भी कि नहीं। ये आपका कोरिलेशन मैट्रिक्स जो मैंने सबसे पहले मांगा था, सारे स्टेटमेंट्स के बीच का कोरिलेशन है। ये गाइस आपका केएमओ। केएमओ कितना आ रहा है? 0.667। ठीक है, मैंने सारी स्टेटमेंट्स नहीं ली, मेरी जो सारी स्टेटमेंट्स का केएमओ था वो 0.9 था। मैंने 10-12 स्टेटमेंट्स पे करके देखा। सो वो मेरे को दे रहा है 0.667। थ्योरी में कितना बोल रहे थे वो, कितना आना चाहिए? 0.6। सो इट इज अबव 0.6। सो मैं इस सैंपल पे अपना फैक्टर एनालिसिस कंडक्ट कर सकती हूँ। एंड ये जो सिग्निफिकेंस है ये आपको सिग्निफिकेंस आना चाहिए। सिग्निफिकेंस मतलब 0.05 से कम की वैल्यू होनी चाहिए, 0.000 है। सो दिस टेल्स यू कि आप अपना जो फैक्टर एनालिसिस है वो कंडक्ट कर सकते हैं। दिस इज अ सैंपल एडिकेसी टेस्ट, सिग्निफिकेंट भी है और वैल्यूज जो है आपकी वो 0.6 से अबव है। ठीक है, सो इसका मतलब कि एमओ जो है आपका वो वैलिड है। आप इस पे अपना, दिस प्रूव्स कि आपने जो सैंपल चूज किया फैक्टर एनालिसिस करने के लिए वो ठीक चूज किया। अब इसमें हमारी जो सेकंड टेबल हम एक फोकस करते हैं वो गाइस हम ये करते हैं टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड। ये इतने सारे फैक्टर्स उसने दे दिए, हम इस पे फोकस करते हैं कितना परसेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। 74% एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट देन देयर आर 11 फैक्टर्स विच इज नॉट गुड। मिनिमम फैक्टर्स होने चाहिए, 4 या 5 6 7 होने चाहिए। तो आप देखिए कितने नंबर आइटम्स लिए, मैंने 39 लिए। मेरे क्वेश्चन में 50 के करीब आइटम्स थे, तो आई कंसिडर 39 आइटम्स। 39 आइटम्स के अंदर वो मुझे 11 11 दिखा रहा है फैक्टर्स, है ना। तो देखते हैं फैक्टर्स कैसे दिखा रहे हैं। ये आपका स्क्रीन प्लॉट, ये आप देखेंगे, ये आपका कंपोनेंट मैट्रिक्स है। ये आपको दिखा रहा है कि फर्स्ट फैक्टर के अंदर कितने आइटम्स आए, सेकंड फैक्टर के अंदर कितने, थर्ड फैक्टर के अंदर कितने, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 11 फैक्टर निकले थे ऊपर। तो आपको दिखा रहा है कि 11 फैक्टर के अंदर कितनी कितनी आइटम्स आई हैं। तो आप देखेंगे 11 फैक्टर के अंदर एक आधी ही होगी, एक ही है। 0.4 से कम की वैल्यू उसने सप्रेस कर दी, राइट। 0.4 से कम की कोई वैल्यू आपको नहीं दिखा रहा है। अगर आप 0.6 इस पे करेंगे तो वो आपको, या 0.5 करेंगे तो ये वाली भी गायब हो जाएंगी, फिर आपका एक फेयर मैट्रिक्स निकल के आएगा और अच्छा वैलिड निकल के आएगा। इसमें और ही ऑप्शंस कम हो जाएंगे।
जो जिनकी कम वैल्यूज आ रही है, सिर्फ ये 0.7 0.8 वाली कंसिडर करनी है, सिर्फ वही निकल के आएंगे, फिर आपके फैक्टर्स भी कम हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस जो आपको दिख रहा है, नेगेटिव का क्या मतलब है, यहाँ पे माइनस वैल्यूज आप देख रहे होंगे, माइनस वैल्यूज का मतलब है कि ये नेगेटिव कोरिलेशन में, इनका ऊपर कोरिलेशन नेगेटिव होगा। सो हम इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस करते हैं 0.4 पे, साइन पे हम इसमें फोकस नहीं करते हैं, साइन में हम फोकस करते हैं कोरिलेशन में। ठीक है, कितनी आइट्रेशंस ली थी, 25, एंड दिस इज द नॉट। सो केएमओ में समझ आया केएमओ की क्या सिग्निफिकेंस है और केएमओ कैसे कैलकुलेट करते हैं फैक्टर एनालिसिस में, और कितनी वैल्यू उसकी ठीक है वैलिड होती है। ठीक है राहुल, यस मैम, थैंक यू मैम। कोई नहीं बेटा। अच्छा गाइस, एक फटाफट हम वो देख लेते हैं, इसको सेव करने की जरूरत नहीं है। एसपी से शीट बनानी आती है हमें? आई डोंट नो इफ समबडी विल टेल यू अदर क्लासेस, बिकॉज वी यूजुअली हम मान के चलते हैं कि आपको ये सब आता है। We have time, so if you want to ask anything, then you can ask. Otherwise, I'm showing you my one of my research papers, one or two, how to go about them. अच्छा, पेपर्स भी हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं गाइस। कुछ हमारे लिटरेचर रिव्यू या कंसेप्चुअल बेस्ड पेपर्स होते हैं, कुछ हमारे क्वांटिटेटिव एम्पिरिकल पेपर्स होते हैं। एम्पिरिकल का मतलब हमें पता है, जिसमें हमने कुछ डेटा एनालिसिस किया हो, कैलकुलेशन किया हो, क्वांटिफाई किया हो नंबर्स को, फिर हमने कुछ टेबल्स निकाल ली, एनालिसिस किया, तो उनको हम बोलते हैं एम्पिरिकल पेपर्स। कंसेप्चुअल पेपर्स होते हैं लिटरेचर रिव्यू बेस्ड, जिनमें हम थ्योरी को ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द थ्योरी पेपर्स दैट वी डिड, गॉट पब्लिश एट अ गुड प्लेस। ये मैंने अपनी पीएचडी से ही किया था, मैंने क्लास में शायद बच्चों को पहले दिखाया भी है। सो इसमें वी यूजुअली एक्सप्लोर की हमने कितनी कितनी डेफिनेशंस एक्सप्लोर की हैं अपने पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रक्ट की। मेरा फैकल्टी एंगेजमेंट था कॉन्स्ट्रक्ट। सो अच्छा, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो होती है वो आपको क्वालिटेटिव पेपर्स में भी लिखनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो आरएम है या जो सैम्पलिंग चीज है उसका लेना देना सिर्फ क्वांटिटेटिव पेपर से ही होता है, उसमें सिर्फ उसी में लेना देना होता है जहाँ पे हम कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। जहाँ पे आप क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं उसमें भी उसका लेना देना होता है। वी वर आस्क्ड टू टेल देम कि हमने कौन कौन से जर्नल्स को कंसिडर किया, कौन कौन से डेटाबेसेस से पेपर स्टडी किए जो इसमें हमें इंक्लूड करने थे, कॉन्टिनेंट वाइज स्टडी की। जैसे आप देखोगे मैंने इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में मैंने स्टडी किया। सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट्स थे जिसमें मुझे नहीं मिला इस पर्टिकुलर स्टडीज पे कोई भी, तो मुझे इनकी टेबल्स बनानी पड़ी। व्हेन आई वाज स्टडीइंग दीस पेपर्स, साथ में लिखना पड़ा कि कौन से कि किस कॉन्टिनेंट में, किस कंट्री में ये स्टडीज की गई हैं। सॉरी, हैंग ना हो जाए, बंद ना हो जाए। ओके, कौन कौन से कीवर्ड्स आपने यूज किए जब आप इस स्टडी को आप पेपर्स ढूंढ रहे थे, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। देन यू कंसेप्चुअलाइज योर बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट। फैकल्टी एंगेजमेंट अपने आप में कॉन्स्ट्रक्ट नहीं होता, एम्प्लॉय एंगेजमेंट कॉन्स्ट्रक्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट एंगेजमेंट, फैकल्टी एंगेजमेंट उसी से डिराइव्ड है। पता नहीं क्यों हैंग हो रहा है। आई जस्ट वांट टू शो यू द टेबल्स, जो आप टेबल्स इसमें रेलेवेंट बनाते हो। ये आपकी टेबल्स थी ऑथर वाइज। आप मैं हमने डेफिनेशंस निकाली थी एंगेजमेंट की कि कौन कौन से ऑथर उसको कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, सो दैट वी कैन डिफाइन आवर कॉन्स्ट्रक्ट। ये एक हमने क्रिस क्रॉस टेबल हम बनाते गए, दिस इज वेरी यूजफुल। ये यूजफुल है जब आप अपना क्वेश्चनर ड्राफ्ट करते हैं ना, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे हमने बनाया है इसको, जैसे हमने इसको बनाया ऑथर वाइज, यहाँ पे हमने लिखे सारे ऑथर्स और हमने यहाँ पे लिखे हमारे डायमेंशंस। कौन कौन से ऑथर्स ने कौन कौन से डायमेंशंस बताए हैं एंगेजमेंट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो जो प्राइमरीज का ऑथर है एंगेजमेंट का, वो कहान है।
तो इन्होंने कौन कौन से एंगेजमेंट के डायमेंशन इन्होंने कहा, कॉग्निटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, फिजिकल होता है, एंड ऑल दीज थ्री होते हैं। सिमिलरली किसी ने किसी को कंसिडर किया, किसी ने किसी को। मैक्सिमम जो सबसे बारे में बात हुई है वो ये मैंने कल भी बताया था आपको, विगर, डेडिकेशन, एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, तो इनको काफी यूज किया गया है। सो ये हमारा एक स्टडी निकल के आ गया इसमें से कि कौन कौन से लोग मैक्सिमम डायमेंशन किस किस को कंसिडर करते हैं और सबसे कम किसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, ताकि आप अपना क्वेश्चन उस पर बना सको। इसके अलावा फिर आपकी गैप टेबल्स होती हैं, किसी ने कोई मॉडल दिया है आपके कॉन्स्ट्रक्ट से रिलेटेड, आप उसको डिस्कस करते हो। ये थी जो मैंने बनाई थी लोकेशन वाइज, ताकि मैं पता कर सकूं कि कौन से कॉन्टिनेंट पे स्टडी नहीं हुई है। सो मैंने इसको लोकेशन वाइज भी बनाया, सैम्पलिंग यूनिट वाइज भी बनाया कि किस पे काम नहीं हुआ है आज तक। जैसे ये मैंने देखा कि टीचर्स पे तो काम हो रखा है, प्राइमरी स्कूल टीचर्स पे काम हो रखा है, एकेडमिक स्टाफ पे काम हो रखा है, लेकिन मैंने देखा यूनिवर्सिटी के टीचर्स पे काम नहीं हो रखा है। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये गैप बन गया कि इसलिए आप इसको पिक कर सकते हो स्टडी को। और कॉन्टिनेंट वाइज आ गया कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में नहीं हुई है स्टडी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसकी एक या दो स्टडीज थी। एंड दैट इज हाउ यू ओनली टॉक अबाउट द थ्योरी बिल्डिंग, कि आपने थ्योरी पे कैसे फोकस किया, आपके कौन कौन से फैक्टर्स थे, कैसे आप इस इन पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रक्ट्स तक आए कि आपने यही पिक किया और क्यों पिक किया। ठीक है, एम्पिरिकल पेपर एक बार देखते हैं। आई वांट टू शो यू गुड पेपर, एम्पिरिकल है मेरे पास। ये एक पेपर है गाइस जो स्प्रिंगर में छपा हुआ है। एक सेकंड, इसको सर्च करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। हमेशा जो पेपर्स पढ़ना वो अच्छे जर्नल्स के पढ़ना। अब अच्छे जर्नल्स कैसे पता चलेंगे? ज्यादातर उनकी जो रैंकिंग होगी, उनकी जो साइटेशंस होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी। मैं आपको बताती हूँ साइटेशंस कैसे देखते हैं। और अच्छी कंट्री को बिलोंग करते होंगे, जैसे हम ज्यादातर जो साउथ अफ्रीकन है कुछ और पाकिस्तानी है, इनको हम थोड़ा अवॉइड ही करते हैं पढ़ना। हम्म तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल ऑफ द स्टडी हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक। क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कौन से ज्योग्राफिकल रीजन में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमारी स्टडी थी कि जो इमोटिकॉन्स हम यूज करते हैं, पुराना पेपर है ये, तो जैसे हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो उसमें इमोटिकॉन्स का कितना यूज होता है। जैसे मी एंड माय गाइड प्रोफेसर पूजा खत्री, वी आर ऑलवेज ऑफ दिस व्यू कि पता नहीं आप लोगों ने अगर ये ऑब्जर्व किया है कि जब हम किसी को मैसेज करते हैं, नॉर्मल व्हाट्सएप भी करते हैं या नॉर्मल बात करते हैं कहीं पे, सो इमोटिकॉन्स का बड़ा यूज होता है। जैसे आई पर्सनली इंडिविजुअली, जब तक कोई भी क्लोज्ड मेंबर या कोई फ्रेंड इमोटिकॉन्स के यूज नहीं करता है मैसेजेस के अंदर, सो आई डू नॉट फील अ पर्सनल टच। फॉर एग्जाम्पल किसी ने थैंक यू लिखा और स्माइलिंग लगाया साथ में, सो मुझे लगता है कि मैं फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, किसी ने कुछ बोला नहीं, कोई मुझे दिखा नहीं, मैंने किसी का बॉडी लैंग्वेज नहीं रीड किया, but on the basis of emoticons usage, we tend to judge the compliment, comment or response, right?
कभी कभी हम व्हाट्सएप पे बात कर रहे होते हैं एंड वी से क्यों चिल्ला रहा है, व्हाई आर यू शाउटिंग, एंड नोबडी इज शाउटिंग, मतलब यू विल नॉट गेट टू नो दैट समबडी इज शाउटिंग, बट स्टिल वी गेट दिस आइडिया ऑन द बेसिस ऑफ समटाइम्स इमोटिकॉन्स यूज्ड। ठीक है, बहुत बहुत वैल्यू है इमोटिकॉन्स। आजकल आप देखोगे कितने कम कम टाइम में अपडेट भी हो रहे हैं, है ना, नए नए इमोटिकॉन्स निकल के आ रहे हैं। फ्लैग्स का है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, आपके खाने पीने से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, फेसेस एक्सप्रेशन है, ऑलमोस्ट सारे सारे फेसेस एक्सप्रेशन है ना। कभी उनको देख के भी लगता है कि अच्छा ऐसा भी एक्सप्रेशन हो सकता है, वो जो हमें पता ही नहीं होता होता। सो दे आर लाइक, इट इज अ गुड इंडस्ट्री, दे आर रियली वर्किंग वेल टुवर्ड्स इट। सो उसका ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्रमोशन में हमारा क्या, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो इस पे हमने स्टडी किया था। एब्स्ट्रैक्ट इज नथिंग, एब्स्ट्रैक्ट होता है आपका जो आप स्नैपशॉट देते हो अपने पूरे पेपर का। ठीक है, आपने पूरे पेपर में किस बारे में बात की है, आपका कोई एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा तो ही उसको पता लग जाएगा कि उसके काम का इसमें कुछ आगे उसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, रादर देन रीडिंग पूरा पेपर। वो आपका एब्स्ट्रैक्ट से डिसाइड कर सकता है। एब्स्ट्रैक्ट इज लाइक योर पायलट स्टडी। ठीक है, पूरा क्वेश्चनर पहले मत दो, सबको पायलट करा लो ताकि पता लग जाए क्या क्या फॉल्ट्स है। सो एब्स्ट्रैक्ट इज जस्ट अ स्नैपशॉट ऑफ योर पेपर। आप उसमें अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हो, बताते हो किस पे काम किया है, कितना सैंपल था, और किन के लिए ये स्टडी जो है वो वैल्यूएबल होगी। कीवर्ड्स देते हो, कीवर्ड्स होते हैं गाइस जो आप गूगल में डाल के ढूंढते हो चीजों को, तो कौन से कीवर्ड्स अगर कोई डालेगा तो आपका पेपर जो है सर्च में निकल आए। सो वो होते हैं कीवर्ड्स, बहुत ध्यान से देने पड़ते हैं सो दैट यू कैन हैव अ गुड विजिबिलिटी कि आपका पेपर लोग पढ़ें। तो कुछ जनरल हमें डालने पड़ते हैं कीवर्ड्स, कुछ स्पेसिफिक डालने पड़ते हैं। मैम हाँ जी। मैम एब्स्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी सेम होता है? नहीं बेटा, एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो, एब्स्ट्रैक्ट में आप बात करते हो कि आपके रिजल्ट्स क्या निकल के आए, और आपने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की। कुछ स्टैटिस्टिकल नंबर्स भी आपको देने होते हैं, अपना रिसर्च डिजाइन जो होता है वो आपको डिस्कस करना होता है। एग्जीक्यूटिव समरी इज मोस्टली अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजंस। एग्जीक्यूटिव समरी में आप ये बताते हो कि आपने स्टडी क्यों की, रैशनल, इंट्रोडक्टरी पार्ट सेम होता है, एंड एग्जीक्यूटिव समरी जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट से थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव समरी में हम रिसर्च डिजाइन की बात नहीं करते, हम नंबर्स की बात नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि हमने इतना सैंपल यूज किया था और उसमें फिर हमने ये वाला टेस्ट लगाया, हमने ये वाली टेक्निक लगाई, उसमें बताने की जरूरत नहीं होती। एग्जीक्यूटिव समरी इज मोर टुवर्ड्स इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। इट बेसिकली फोकसेस ऑन कि आपका जो टारगेट है, जो भी उसको पढ़ेगा उस मतलब वो किन के लिए बेसिकली ज्यादा यूजफुल हो रही है, और उसको करने का मुद्दा क्या था, आपने किया क्यों उसको। सो बेसिकली इट इज थियोरेटिकल ज्यादा। ठीक है, सो ठीक है। एग्जीक्यूटिव समरी में हम ज्यादा थ्योरी बात करते हैं। ओके गाइस, इसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन। द फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन में आप बात करते हैं कि आपने स्टडी को क्यों किया, क्या जरूरत पड़ी, इमोटिकॉन्स को पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी। तो आप लिटरेचर पिक करते हो रिसर्च पेपर से। ठीक है, उसके बाद आप उसको डिस्कस करते हो। ऑलवेज ऑलवेज यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ रेफरेंसेस। भाई इसने कहा था, मैंने कुछ नहीं कहा। आप अपने आप से कुछ नहीं कह सकते, आप अपने आप से थोड़ा बहुत कंक्लूजन में कंक्लूड कर सकते हो, बट आप अपनी सलाह बीच में नहीं दे सकते। आप किसी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि इमोटिकॉन क्या चीज है, आपने तो नहीं बनाई। यू आर नॉट द कर्ता धर्ता ऑफ इमोटिकॉन, सो यू कैन नॉट डिफाइन इट अनलेस यू हैव समथिंग इन योर हैंड, एम्पेरिकली टेस्टेड, जो आपने बनाई हो, आप उसको डिफाइन करो अपने नाम के साथ। ठीक है, एंड उसका भी आपके पास एक फेयर बैकग्राउंड होना चाहिए। यू कैन नॉट इवन डिफाइन एनी ऑब्जेक्ट, एनी कॉन्स्ट्रक्ट, बिकॉज एवरीथिंग इज आउट ऑफ योर हैंड्स, आपने नहीं बनाई, सिंपल। तो जिसने भी ये कहा है आपको उनको क्रेडिट देना है, आपको उनको क्रेडिट इस बात का कि उन्होंने एम्पेरिकली टेस्ट किया उस चीज को। सो आप यहाँ पर उनका ऑथर्स का नाम डालते हैं। 16 उसका रेफरेंस है नीचे, इसलिए वो दिखा रहा है। एक पेपर में आपको वो भी दिखाती है जिसमें हम ऑथर्स का नाम डायरेक्टली लिखते हैं, इन्होंने नंबर से उसको डिनोट किया हुआ है। सो ये सारी कहानी हमने बताई कि भाई इमोटिकॉन्स की क्या जरूरत है, आजकल कितना ग्लोबली एक्सेप्शन उसका रेट है, क्यों उसको कंपनीज यूज करती हैं ज्यादातर, किन किन लोगों को फर्क पड़ता है, और इस स्टडी में मैंने क्या किया। लास्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होता है कि प्रेजेंट स्टडी जो है वो क्या करने की कोशिश कर रही है और किन के लिए वो बेनिफिशियल होगी। ठीक है, फिर आता है आपका लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू ये बोलता है कि किस किस ऑथर ने उसके बारे में आज तक पढ़ाई करी है। भाई ह्यूमन इमोशंस क्या चीज होते हैं, इमोटिकॉन्स क्या चीज है, क्या किसी ने और पहले पढ़ा है इस चीज को, इमोटिकॉन्स को किसी ने स्टडी किया है। तो मेरे पास निकल के आए खूब सारे लोग। ठीक है भाई, हाँ इन्होंने किया है स्टडी, इन्होंने कहा इमोटिकॉन्स का ये मतलब होता है, ये फीचर्स होते हैं, और वो इंडिकेटर्स हैं इमोशंस के, फेशियल एक्सप्रेशंस मैप्ड होते हैं। तो I have to have a background for this work.
आई कैन नॉट से कि किसी ने इस पे काम नहीं किया है, मैं नहीं उठाया है सबसे पहले, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज बीन स्टडीड, एवरीथिंग हैज गॉट अ डेफिनेशन। आपको उन लोगों का कोट करके फिर कि भाई इन्होंने इमोटिकॉन्स पे क्या काम किया, क्या किसी ने इमोटिकॉन्स को किसी चीज से रिलेट किया? ऐसा तो नहीं जो मैं काम कर रही हूँ ऑनलाइन कम्युनिकेशन एंड इमोटिकॉन्स जो किसी ने कर रखा ऑलरेडी। तो फिर मुझे अपना स्टडी थोड़ा सा डिफर करना पड़ेगा, स्कोप डिफर करना पड़ेगा। आई कैन नॉट जस्ट डू सिमिलर काइंड ऑफ स्टडी इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, उसकी फिर कोई नॉवेल्टी नहीं है, राइट? इसके बाद आप आते हैं लिटरेचर में, आपने सब डिस्कस किया भाई इमोटिकॉन्स किस किस चीज से लिंक किया गया है, क्या क्या लोगों के रिजल्ट्स निकले। फिर गाइस हमने इसमें यूज किया था आइडा मॉडल। आइडा मॉडल आपका मार्केटिंग का एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप अवेयरनेस देखते हो पहले, फिर इंटरेस्ट देखते हो, डिजायर देखते हो और एक्शन देखते हो। इसके बेसिस पे हमने अपना क्वेश्चन डिजाइन किया था, तो इसलिए इसको मेंशन करना जरूरी है। फिर आते हैं गाइस आपके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं दे हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। यूजुअली वी राइट इट फ्रॉम विद लाइक वी स्टार्ट देम विद टू दैट वी वांट टू स्टडी व्हाट। सो दे हैव टू बी रियली स्पेसिफिक। सिग्निफिकेंस शुरू के एक दो ऑब्जेक्टिव्स आप डाल सकते हो कि आई वांट टू स्टडी द कांसेप्ट ऑफ इमोटिकॉन्स इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन, आई वांट टू स्टडी द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, बट देन एज यू प्रोसीड दे हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ने हैं जेंडर डिफरेंसेस, मेल और फीमेल में क्या क्या लड़कियां ज्यादा यूज करती हैं, ऐसे आपको थ्योरी में सुनने में लगेगा कि लड़कियां ज्यादा यूज करती होंगी इमोटिकॉन्स। क्यों? क्योंकि इमोशन ड्रिवन होती हैं ज्यादा, राइट? बॉयज को हम प्रैक्टिकल ज्यादा बोलते हैं, टेक्निकल ज्यादा बोलते हैं, सो लड़कियों को हम बोलेंगे कि भाई इमोटिकॉन्स तो ज्यादा यूज करती हैं। ठीक है, इसमें इनकी प्रेफरेंस में मुझे देखना है जेंडर डिफरेंस क्या है। फिर मुझे जेंडर डिफरेंस देखना है कि प्रोमोशनल मैसेजेस को कौन से डील करते हैं। मेल बेटर इमोटिकॉन्स के बेसिस पे उसको जज करते हैं या फीमेल जज करती हैं। सिमिलरली कैपेबिलिटी कितनी है इमोटिकॉन्स की कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की, मेल्स को क्या लगता है, फीमेल्स को क्या लगता है। एंड देन फाइनल ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज अबाउट गिविंग द रिकमेंडेशंस। अब क्योंकि हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन मार्केटर्स ही होंगे हमारे टारगेट, जिनको हम ये अपनी स्टडी का फाइनल कंक्लूजन बता सकते हैं। इसके बाद आती है गाइस आपकी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो होती है वो जनरल वाले ऑब्जेक्टिव्स पे नहीं बनती है। ओके, आपको कंसेप्ट पढ़ना है, आपको इंपॉर्टेंस पढ़नी है उस कॉन्सेप्ट की, या आपको रिकमेंडेशंस देने हैं। जनरल जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे हाइपोथेसिस नहीं बनती है। हाइपोथेसिस बनती है स्पेसिफिक चीजों पे जो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे मुझे डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं। अब आप पूछोगे कि भाई ये मुझे कैसे पता किसी में नो डिफरेंस लिखा है किसी में डिफरेंस लिखा है, हाउ डू आई नो कि ये कैसे निकल के आया? तो बेसिकली मैंने जब रिसर्च पेपर्स पढ़े और मैंने इन पे पर्टिकुलरली कीवर्ड्स डाल के ढूंढे, मुझे इस पे कोई स्टडी नहीं मिली या लोगों ने कहा भाई कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, और मुझे इसमें कोई स्टडी भी नहीं मिली। मतलब ये किसी ने सेटल, ये नल हाइपोथेसिस है हमारी, इसको नल बोलते हैं। आपने हाइपोथेसिस पढ़ी होंगी पीछे, तो आपको पता है नल हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं। तो ये नल हाइपोथेसिस है व्हेन देयर इज नो डिफरेंस, इट इज अ नल, प्लेन सिंपल। आपकी हाइपोथेसिस में लिखा है देयर एग्जिस्ट नो डिफरेंस, इट इज अ नल हाइपोथेसिस। इसके बारे में कोई दूसरा डाउट ही नहीं, कोई दूसरा थॉट ही नहीं। ठीक है, मेरे लिटरेचर में कोई कुछ नहीं मिला मेरे को ऐसा, तो मैंने कहा भाई इनमें कोई डिफरेंस नहीं है इन दो चीजों में। अच्छा, कैपेबिलिटी में डिफरेंस है, इसके पीछे मुझे कोई स्टडी मिल गई, किसी का आर्टिकल मिल गया, किसी का रिसर्च पेपर मिल गया जिसने कहा डिफरेंस होता है, उसने टेस्ट किया था। तो मैंने अपने लिए भी कहा कि भाई मेरे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, मेरी स्टडी के अंदर भी इस वाले पार्ट में डिफरेंस है। सिमिलरली मेरे पास इस वाले पार्ट में भी डिफरेंस है। अब मुझे ये क्या करना है, हाइपोथेसिस आर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू टेस्ट। हाइपोथेसिस आपकी निकल के आई है लिटरेचर रिव्यू से। ऊपर जो आपने सारी कहानी सुनाई कि किसका किससे क्या रिलेशनशिप है, इमोटिकॉन्स की क्या वैल्यू है, ये किसी ने आपको कोई कहानी सुनाई जिसके बेसिस पे आपने ये हाइपोथेसिस बना ली है लिटरेचर रिव्यू। लेकिन अब वो आपके डेटा में सही है भी कि नहीं, ये जो आपने बोल दिया लिटरेचर रिव्यू के, लिटरेचर रिव्यू गाइस कोई जरूरी नहीं, लिटरेचर रिव्यू इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट। लिटरेचर रिव्यू बहुत वाइड है। ठीक है, किसी मिस्टर डोनाल्डसन ने अमेरिका में कोई स्टडी किया बच्चों के ऊपर, और उसने कहा कि भाई यहाँ इमोटिकॉन्स का ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता ऑनलाइन कम्युनिकेशन पे। आप उसकी स्टडी को इंडिया के अंदर रेप्लिकेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। अमेरिकन बच्चे और इंडियन बच्चों में फर्क है, कल्चरल फर्क है, थॉट प्रोसेस डिफरेंस है, वैल्यू सिस्टम्स डिफरेंस है, राइट? सो उनकी स्टडी को आप इधर रेप्लिकेट नहीं कर सकते। सो लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पे आपने इनको बना लिया कि दुनिया में ऐसी कहीं कहानी हुई है, तो मैंने कहा कि हाँ भाई चलो इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको मैं अपने कल्चर में अपने सैंपल के ऊपर टेस्ट कर रही हूँ, मेरा जो सैम्पलिंग यूनिट है उस पर टेस्ट कर रही हूँ, ये वैलिड है भी कि नहीं है। हाइपोथेसिस बन गई ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू आपका प्रोफाउंड होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए। उसके बाद आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स जो वेरी स्पेसिफिक होना चाहिए। अब आप देखोगे मैंने कहा आपको ऑब्जेक्टिव्स में
स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही आपकी हाइपोथेसिस बनती है। तो ये जो आपके बीच के 3-4 डिफरेंसेस वाले वो थे ऑब्जेक्टिव्स, उनके बेसिस पे ही मैंने हाइपोथेसिस बनाई है, राइट। ये वाले परसेप्शन का जो है, इसका भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने परसेप्शन पढ़ने के लिए कहा। परसेप्शन जो होते हैं गाइस, वो हम मीन स्टैंडर्ड डेविएशन से रीड करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चा क्या कह रहा है, कम बच्चा क्या कह रहा है। तो इसको इसलिए हम इनके ऊपर हाइपोथेसिस नहीं बनती, इसको हम सही गलत प्रूव नहीं कर रहे। परसेप्शंस आर नॉट बाउंड टू बी जज्ड, सिंपल साइकोलॉजी। ये बोलते हैं ना आपको साइकोलॉजिस्ट वगैरह सब, खुल के अपनी बात बताओ, कोई आपको जज नहीं कर रहा है ना, आपको सिर्फ आपके बारे में बता रहे हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सैंपल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 100 बच्चा, तो हम उनको जज, वी आर नॉट जजिंग देम इंडिविजुअली, वी आर टेकिंग अ परसेप्शन ऑफ द मासेस अबाउट सर्टेन थिंग। ठीक है, सो इससे कोई जजमेंट नहीं हो रही है, इसको कोई सही गलत नहीं बोल सकता, इसलिए ये हाइपोथेसिस का पार्ट कभी नहीं बनती। जो आपके मीन स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं, जिनमें आप परसेप्शंस रीड करते हो, उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस कभी नहीं बनती, बिकॉज इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू बी जज्ड। ओके, जज करेंगे आप जेंडर डिफरेंसेस को, इनके रीजंस निकलेंगे कि हाँ भाई क्यों क्यों जेंडर डिफरेंसेस, क्या पता नहीं निकले। ये तो मुझे इनके बेसिस पे मैंने बनाई आपकी हाइपोथेसिस, जिनको मुझे अब करना है टेस्ट। अब मैंने बोल दिया कि हाँ भाई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी डिफरेंस नहीं है, इन दो में डिफरेंस है। चलो अब देखते हैं मेरा एनालिसिस क्या बोलता है। सो लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव जो कमी रह गई वो मुझे पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद आती है आपकी एनालिसिस, बीच में हम डालते हैं अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी हम डिस्कस करते हैं कि आपने कौन लिए, आपका सैम्पलिंग यूनिट क्या था, क्वेश्चनर कैसे बनाया, किसको एडमिनिस्टर किया, खुद किया कि गूगल डॉक से किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमने कहा कि भाई हमारा जो रिसर्च है वो परसेप्शन रीड कर रहा है इन दो तरह के बच्चों का। ये अभी तक कहीं बात नहीं हुई थी, ये आपकी आरएम में बात होगी। कौन है आपका सैम्पलिंग यूनिट, मैनेजमेंट और आईटी वाले बच्चे। सैम्पलिंग यूनिट इज द स्टूडेंट स्टडिंग एमबीए एंड अ स्टूडेंट स्टडिंग द बीटेक कोर्स। ठीक है, दिल्ली एनसीआर के अंदर। और आइटम्स हमने बनाए आइडा मॉडल के हिसाब से, और क्वेश्चनर को हमने, क्वेश्चनर हैड सेवरल आइटम्स रिलेटेड टू दिस 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 दिस। क्वेश्चनों को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट जो था वो डेमोग्राफिक्स कैप्चर कर रहा था, सेकंड पार्ट जो था वो वेरिएबल्स ऑफ आइडा थे उसके अंदर, जैसे हम करते हैं। मैंने अभी डेटा शीट आपको दिखाई थी, एक पार्ट में डेमोग्राफिक्स थे, दूसरे पार्ट में थे स्केल के क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चन के क्वेश्चंस। तो ए और बी पार्ट में डिवाइड किया था मैंने उसको। 5 पॉइंट लाइकर स्केल मैंने यूज किया है। क्वेश्चनर जो था, ये लाइन आपकी बाइबल है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपको लिखनी ही है आरएम के अंदर। जो क्वेश्चनर था दैट वाज सब्जेक्टेड टू रिव्यू बाय एक्सपर्ट्स, और जो उनके इनपुट्स थे वो हमने इनकॉर्पोरेट किए। क्यों किए, ताकि एम्बिग्यूटी मैं अपने लेवल पे हटा सकूं। आई एम नॉट दी एक्सपर्ट, आई एम अ रिसर्चर। मैं अपने आपको एक्सपर्ट नहीं बोल रही हूँ अभी, मैं रिसर्चर हूँ। मैंने वो जो क्वेश्चनर था वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट को दिखाया कि भाई देख लो, पढ़ लो, ऐसा कोई वर्ड तो नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट तो नहीं जो मैं लिखना चाहती थी लेकिन डिलीवर वैसे नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने इनको दिखाया, उनके जो भी उनके इनपुट थे वो मैंने इनकॉर्पोरेट किए। रिलायबिलिटी मेरे क्वेश्चन की इतनी आई, ये भी हम कैलकुलेट करते हैं एसपीएसएस के थ्रू। ये रिलायबिलिटी का मतलब होता है, गाइस रिलायबिलिटी का मतलब है कि अगर यही क्वेश्चनर आपको थोड़ी देर बाद दोबारा दूं तो क्या यही रिजल्ट्स आएंगे, कितना रिलायबल है। रिलायबल का मतलब आप ही के जैसे सैंपल के और मैं अगर किसी और को दे दूं ये क्वेश्चनर, तो क्या मेरे रिजल्ट सिमिलर आएंगे। दिस इज द रिलायबिलिटी ऑफ द क्वेश्चनर। ये हम कैसे जज करते हैं, क्रॉनबैक अल्फा निकालते हैं एसपीएसएस में, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.7 से हम हाई लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं 0.7 से अगर ज्यादा है तो मेरा क्वेश्चनर रिलायबल है। 0.7 किसने बोला, मैंने नहीं बोला, 0.7 इसने बोला। ये हमारी ऑथर जिन्होंने एम्पिरिकली टेस्ट किया और उन्होंने कहा, ये दिस इज बाइबल, ये आपको कोट करना ही है इनको, कि भाई रिलायबिलिटी जो है 0.7 से बेटर होगी तो आपका क्वेश्चन रिलायबल है। इनको मैंने अपनी बताई कितनी आई और इनको मैंने रेफर कर दिया। डन। इसके बाद मैंने कहा कि भाई सैम्पलिंग जो थी वो मल्टी स्टेज थी। मल्टी स्टेज का मतलब मैंने अलग अलग लेवल पे हमने डिसाइड किया। सबसे पहले पर्पसिव थी, जहां पे मैंने एआईसीटी के जो मैनेजमेंट और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट थी वो निकाली। लिस्ट जो थी वो जनरेट की गई यहाँ से, एआईसीटी के अप्रूव्ड कॉलेजेस थे। अब मैंने यहाँ पे ब्लॉग से लिया है, लेकिन इट इज नॉट प्रेफरेबल बिकॉज इट इज अ रिसर्च पेपर, यू कैन डू दिस, बट व्हेन यू आर डूइंग सम कॉन्क्रीट मोर वर्क या ये और अच्छी जगह कहीं होता तो ये आप इसमें ब्लॉग का लिंक नहीं दे सकते। ठीक है, इसमें आपको एआईसीटी की जो अप्रूव्ड है, एआईसीटी की अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वही डालना होगा, या लिंक आप अवॉइड भी कर सकते हो, ये मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये बता दिया कि आपने एआईसीटी से पिक किया है, देयर हैज टू बी एन ऑथेंटिक सोर्स बैकग्राउंड, कि भाई ये जो इंस्टीट्यूशन थे वो मैंने एआईसीटी के पिक किए हैं। ठीक है, पहली स्टेज में मैंने एआईसीटी की लिस्ट निकाली इंस्टीट्यूशंस की। सेकंड स्टेज में मैंने क्या किया, स्ट्रेटा बनाए,
obviously. Self-management institutions and technical institutions were selected from the list. Out of it, two technical institutes were selected for the study. 2 मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट लिए, 2 टेक्निकल इंस्टीट्यूट लिए, क्योंकि रिसर्च पेपर था, सैंपल की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी। बहुत वाइड स्केल पे मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को कंसिडर नहीं किया। ठीक है, फिश बॉल से मैंने 2 मैनेजमेंट निकाले, 2 टेक्निकल निकाले, और उनके फाइनल ईयर के बच्चों को मैंने अपना क्वेश्चनर एडमिनिस्टर किया। स्ट्रैटिफाइड क्यों है ये? क्योंकि मेरे पास अलग अलग स्ट्रेटा है ना, मैनेजमेंट और टेक्निकल इंस्टीट्यूट है पहली बात, फिर उनके अंदर मैनेजमेंट और टेक्निकल के बच्चे, 2 स्ट्रेटा क्लियरली डिफाइंड है, जहां से मुझे 2 स्ट्रेटा बन गए, मैनेजमेंट एंड आईटी, ये 2 क्लियर स्ट्रेटा हैं। इन 2 स्ट्रेटास में से मैंने रैंडमली बच्चे पिक किए। ठीक है, 40 बच्चे पर इंस्टीट्यूट, आउट ऑफ 160, 120 क्वेश्चनर्स वर टेकन फॉर द स्टडी। ठीक है, 160 में से 120 क्यों लिए? 120 ही वैलिड थे, जो बाकी के 40 थे वो कुछ अनफिल्ड थे, किसी में पैटर्न बना हुआ था, किसी ने में ब्लैंक छोड़े हुए थे, मिसिंग वैल्यूज बहुत ज्यादा थी, तो मैंने जजमेंट के बेसिस पे उन्हें हटा दिया और 160 में से 120 को ही कंसिडर किया अपनी स्टडी के लिए। अब डेटा एनालिसिस में सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे परसेप्शंस, ये रहे आपके परसेप्शंस, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद आप डिस्कस करते हैं अपनी हाइपोथेसिस। तो जब आप अपने मीन स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस कर रहे हैं, मैंने इनको डिवाइड कर दिया टेबल को, अवेयरनेस, ये अवेयरनेस की टेबल है, आइडा मॉडल हमने लिया तो ये अवेयरनेस की टेबल है। आप इसे देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट था आपका कुछ भी, उसको मैंने छोटा सा फ्रेज कर दिया है, इन्फ्लुएंस क्रिएटेड बाय इमोटिकॉन्स। 3.6% 3.6 की तरफ जो बच्चे हैं, जो मीन है, मीन आ रहा है 3.6। 3.6 का क्या मतलब है गाइज कि मेजॉरिटी बच्चा, मेरा 5 पॉइंट लाइकट स्केल है, 5 पॉइंट का मिडिल वैल्यू क्या आएगा? 2.5, है ना, 2.5 से फिर भी हम 0.5 आगे लेते हैं, 3। हम ये मान के चलते हैं जिनका अगर मीन वैल्यू 3 से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है टुवर्ड्स पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव परसेप्शन हाई है। ठीक है, सो इन्फ्लुएंस क्रिएटेड बाय इमोटिकॉन्स का मीन आ रहा है 3.6, इसका मतलब है काफी लोग मानते हैं कि इमोटिकॉन्स का इन्फ्लुएंस होता है। सिमिलरली इसका 3.4 मेजॉरिटी, 3.2 काफी है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखोगे लगभग सिमिलर है सबके अंदर और कम है, बहुत डेविएशन नहीं है बच्चों के परसेप्शंस में, है ना, लगभग सिमिलर है। उसके बाद आपने इसकी देनी है एक्सप्लेनेशन, क्यों है भाई, क्यों बच्चों को लग रहा है आजकल कि हाँ भाई ऑनलाइन का बहुत इमोटिकॉन्स का बहुत ज्यादा रूल है? बिकॉज यू हैव टू बैक देम विद सम काइंड ऑफ स्टडी, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है, आजकल विजिबिलिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं हम, थिंग्स आर मच विजुअल देन बीइंग ऑडिबल नाउ, हम हर चीज पे हमारा विजिबिलिटी क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाई है, हमें लगता है वो चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं जिनको आप देख सकते हो, है ना। सो दैट इज वाई मे बी दे आर मोर इनटू द पिक्चर, एडवर्टीजमेंट्स हैं which are quite then emoticons are the written form of non verbal gestures, जो आपको लगता है, जो कि नॉन वर्बल जेस्चर्स की तो इम्प्लीकेशन हमें पता ही है, बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने पढ़ी है, दे आर मोर सिग्निफिकेंट। सो सिमिलरली फॉर ई स्टेटमेंट यू हैव टू गिव सर्टेन काइंड ऑफ जस्टिफिकेशंस कि आपको क्यों लगा ऐसा कि भाई ये परसेप्शन अगर हाई आ रहे हैं तो ये किस रीजन से आ सकते हैं, तो कुछ स्टडीज के हिसाब से आ रहे हैं, कुछ आप इसमें थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हो, जो हम ये मान के चलते हैं कि जब आप क्वेश्चन भरवा रहे थे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि भाई ये परसेप्शन हाई आ रहा है डेटा में भी, तो हो सकता है इसका ये रीजन हो। मिलेनियल्स का डेटा है तो मिलेनियल्स हमें पता है थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं क्रिएटिव चीजों पे। इंटरेस्ट की टेबल है ये, आप इसमें देखोगे इसमें भी ज्यादातर हाई है एक्सेप्ट 1। ठीक है, फिर आया आपका डिजायर, डिजायर भी लगभग आपकी हाई है सबकी। ठीक है, इसके बाद आया गाइस आपका डिफरेंस। ठीक है, हमने सबसे पहले कहा मुझे मेल और फीमेल में डिफरेंस देखने हैं, ये एक्शन की टेबल नीचे आ गई, डिफरेंस देखने हैं तो हमने इसके लिए लगाते हैं हम लिविंस टेस्ट, ये आप शायद टी टेस्ट कर चुके हो तो आपको पता होगा कैसे पढ़ते हैं इसको। आपने कहा कि भाई अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं ये वाले, इनमें देखो कहाँ डिफरेंस आया मेल फीमेल के अंदर, आपने 2 ग्रुप पे लगाया मेल फीमेल पे, और आपने देखा कि ये कहाँ कहाँ इसकी सिग्निफिकेंस आ रही है, कहीं नहीं है, कहीं सिग्निफिकेंस नहीं है। इट हैज बीन फाउंड दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, कोई डिफरेंस कहीं नहीं आया। सो आपने कहा कि भाई कोई डिफरेंस नहीं होता मेल फीमेल में, पहली हाइपोथेसिस आपकी बोली रही थी कोई डिफरेंस नहीं होता, तो वो एक्सेप्ट हो गई, है ना। आपकी फर्स्ट हाइपोथेसिस क्या थी कि देयर इज नो डिफरेंस, और आपका एनालिसिस भी यही बोल रहा है कि देयर इज नो डिफरेंस, तो आपने इसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया। सेकंड आपने हाइपोथेसिस पढ़ी, सेकंड का टेबल देखते हैं, एक सेकंड।
अच्छा नहीं, सेकंड वीसी में। पहली थी अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, इन्फ्लुएंस। सेकंड हाइपोथेसिस आपने बनाई थी नल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स रिगार्डिंग ऑनलाइन रिसर्च। तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आया शायद। हाँ जी, एक्सेप्टेड है, तो इसका मतलब उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आए आप अपनी थर्ड पे, जिसमें आपने कहा था कि डिफरेंस होता है ना, उसमें आपने कहा था डिफरेंस होता है, लेकिन इसमें भी हमारे एनालिसिस में कोई डिफरेंस नहीं आया। सो ये क्यों हुआ? लिटरेचर तो बोल रहा था डिफरेंस होता है, आपकी स्टडी बोल रही है डिफरेंस ही नहीं होता है। तो इसका क्या प्रोबेबल रीजन हो सकता है? फिर आपने अपने प्रोबेबल रीजन इसके अंदर मेंशन किए। फिर आपने बताया एच जो थी ये वाली आपकी, वो तो होगी रिजेक्ट। क्यों होगी रिजेक्ट? क्योंकि आप ऊपर बोल रहे थे कि डिफरेंस होता है, लेकिन आपका एनालिसिस बोल रहा है, आपकी डेटा टेबल बोल रही है, आपका टेस्ट बोल रहा है कि डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, सो आपका जो आइडिया था, आपकी जो हाइपोथेसिस थी, उसे हमने कर दिया रिजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। सिमिलरली लास्ट वाली भी कोई डिफरेंस नहीं आया, इट इज ऑल्सो रिजेक्टेड, क्योंकि आप बोल रहे थे कि डिफरेंस होता है, एनालिसिस कह रहा है डिफरेंस नहीं होता है। अब ये डिफरेंस क्यों नहीं होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके बाद गाइस आपके आते हैं कंक्लूजन इम्प्लीकेशंस। कंक्लूजन में आप बताते हो कि आपने किस चीज पे स्टडी करने की कोशिश की, फिर आपने स्टडी किया, आपके जो डेटा फाइंडिंग्स थी वो क्या निकल के आई, क्या बोल रही हैं आपकी फाइंडिंग्स, कितनी मीनिंगफुल है किसी के लिए, एक्चुअली एड्रेस कर रही है प्रॉब्लम को कि नहीं, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। हम इसके बाद लिमिटेशंस भी डालते हैं, लिमिटेशंस एंड स्कोप फॉर फ्यूचर रिसर्च। हर एक पेपर, हर एक जर्नल नहीं मांगता है लिमिटेशंस, लेकिन अगर कोई नहीं कह रहा है तो लिमिटेशंस लिखनी चाहिए कि टाइम कंस्ट्रेंट था, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से, ज्योग्राफिकल रीजन बहुत हाई था। इस वाले जर्नल में एक्चुअली नंबर ऑफ पेपर्स का लिमिटेशंस था, तो हमने इसको कट शॉर्ट करके लिमिटेशंस हटा दी, इसलिए उन्होंने मांगी भी नहीं थी। तो आप यूजुअली लिमिटेशंस में यही सब लिखते हैं, एंड स्कोप फॉर फ्यूचर रिसर्च की इमोटिकॉन से रिलेटेड और कोई क्या क्या पढ़ सकता है। अगर किसी और को स्टडी करनी है, मुझे कोई आगे स्टडी करनी है, तो मुझे दूसरे को बताना होगा, ये किसी और को बताना होगा मैंने ये स्टडी किया, मेरा काम इतने में लिमिटेड था, लेकिन अगर तुम करो तो इसको यहाँ पर ले जाना। या तो मैं उनको ये कहूँ कि इसको लार्जर सैंपल पे ट्राई करो, या मैं कहूँ कि सैंपल चेंज कर लो, मैंने मिलेनियल्स पे ट्राई किया, तुम जिलेनियल्स पे ट्राई करो। जो टीनेज बच्चे हैं वो भी पूरे होते हैं फेसबुक पे, उनको भी इमोटिकॉन्स व्हाट्सएप, वो दे आर थोरली एक्टिव, जनरेशंस आर चेंजिंग, तो आप जिलेनियल्स पे ट्राई करो। जिलेनियल्स कौन है गाइस? तुम मिलेनियल्स हो जिलेनियल्स हो? many layers. वी अंडरस्टैंड देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कोहोर्ट्स। कोहोर्ट्स क्या होते हैं? जनरेशंस आपकी। सबसे पहले थे आपके कौन से बच्चे थे? फिर आए आपके मिलेनियल्स, जनरेशन वाई बोलते हैं ना, जनरेशन वाई, जनरेशन जेड, जनरेशन एक्स। कौन कौन है वो? सबसे पहले थे बेबी बूमर्स, जिनको हम जनरेशन एक्स भी बोलते हैं। बेबी बूमर्स कौन थे? हमसे एक जनरेशन ऊपर, मेरे से एक जनरेशन ऊपर। ठीक है, जो लोग हैं वो जनरेशन एक्स थे, जिनका बर्थ डेट कभी भी रहा हो, बट दे वर लाइक इनटू देयर गुड एजेस, 70s बॉर्न, 60s बॉर्न। सो वो मेरे से ऊपर एक जनरेशन। मैं जनरेशन वाई हूँ, मिलेनियल हूँ, मेरा बर्थ इज अप टू 2000। ठीक है, जिनका बर्थ लेट 90s तक, 98 99 रहा, 80s से, ठीक है, 80 से लेके 90s तक, 80s लाइक स्टार्टिंग पूरा 80 1980 से लेके 90s तक, लेटर तक रहा, वो जनरेशन वाई है आपके। वो मिलेनियल जनरेशन है जो मिलेनियम में बड़ी हुई है, बेसिकली मतलब ये है। ठीक है, जो मिलेनियम में जिन्होंने 2000 देखा, ठीक है, जो उसमें बड़ी हुई है, दे आर मिलेनियल्स। जो से एक पहले जनरेशन में बड़े हुए हैं, दे आर बेबी बूमर्स। और हमारे बाद जो जो तुम्हारे बाद हुए हैं, जो तुम्हारे जूनियर्स हैं, जो भी बीबीए बीकॉम के शायद बच्चे हैं, वो 2000 में पैदा हुए होंगे। सो दे आर बोर्न इन मिलेनियम्स, सो दे आर जिलेनियल्स, जनरेशन जेड है वो। ठीक है, सो आप डिसाइड कर लो, आप मिलेनियल हो कि आप जेनेलियल हो। तो जो हमारी जनरेशन जेड है, वो और ज्यादा प्रोएक्टिव है इन सब चीजों में। तो अगर मुझे किसी को सजेस्ट करना है तो आई कैन से कि आप प्लीज जनरेशन जेड पे करके देखो, मैंने जनरेशन वाई पे किया है। सो ये होते हैं आपके लिमिटेशंस और स्कोप फॉर फ्यूचर रिसर्च। ठीक है गाइस, एक चीज जो मुझे आपको बतानी है, थोड़ा सा टाइम और मैं लूंगी आपका, इसको डाउनलोड करना है।
हमें पता है कि हम जो स्टडी ज्यादातर पढ़ते हैं वो स्कॉलर गूगल पे पढ़ते हैं। गूगल स्कॉलर भी कोई चीज है, मैं ये ज्यादातर उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो शायद अंडर ग्रेड के हमारे साथ हैं। एमबीए वालों को पता होगा। ये पेपर आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, हमें पता है गूगल स्कॉलर भी कोई चीज होती है। गूगल स्कॉलर पे हमारे पास स्कॉलरली आर्टिकल ज्यादा होते हैं। इसकी शक्ल भी डिफरेंट है। सो अगर हम कोई भी क्रेडिबल सोर्स ढूंढ रहे हैं किसी चीज को पढ़ने के लिए, जो हम नहीं चाहते कि भाई वो किसी ब्लॉग पे लिखी हुई हो या विकिपीडिया का सोर्स हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं एक ऑथेंटिक सोर्स से हमारे पास कोई रिसर्च पेपर पढ़ा हो। ठीक है, सो वी यूजुअली फाइंड देम ऑन गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर जो है आपका वो ऑथेंटिक आर्टिकल्स अलोंग विद देयर लिंक्स अलोंग विद देयर डिटेल्स कैप्चर करता है। सब ज्यादातर गूगल स्कॉलर पे मैक्सिमम लोगों के जो आर्टिकल्स होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, आप उस पे इस पे अपना प्रोफाइल बनाएंगे। आप अगर लाइफ में कुछ भी लिखते हैं और अगर आप उसको मेल पे कहीं भी आप ऑनलाइन डालते हैं तो गूगल स्कॉलर विल टैप इट। ठीक है, ऐसी शक्ल आएगी। आप कोई भी यहाँ पे कीवर्ड डालोगे तो मैंने एम्प्लॉय एंगेजमेंट डाला, काफी ज्यादा बार पढ़ा जा चुका टॉपिक है। खूब सारे रिसर्च पेपर्स आ गए आपके पास। ठीक है, ये इनके लिंक्स आ गए आपके पास कि कहाँ कहाँ इनके पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि घर पे हम होते हैं तो हमारा कोई रिसर्च आर्टिकल नहीं खुलता क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास एक्सेस है, इंस्टीट्यूट के पास एक्सेस है, लेकिन घर पे एक्सेस नहीं है। तो आप गूगल स्कॉलर पे उसको डालो और आपके पास पीडीएफ किसी ना किसी ब्लॉगर ने डाल रखी होंगी या किसी ने अपने पर्सनल उस पे भी डाल रखी होती है, मेल्स पे, पर्सनल अकाउंट्स में भी डाल रखी होती है, तो उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। सो आप आराम से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे होती है आपकी ईयर्स की रेंज, कब से चाहते हो आप कोई पेपर दिखे। आपको लेटेस्ट ही पढ़ने हैं तो आपने 2019 से इसको क्लिक किया, 2019 के पेपर्स आपके पास आ जाएंगे, नॉट बिफोर दैट। आप देखोगे 2019 2020 के सारे पेपर्स आपके पास आ जाएंगे कि आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सिमिलरली मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगी कि जो पेपर सबसे ज्यादा बार साइटेड हो, चाहे आप उसको गूगल ही क्यों ना कर रहे हो, अगर आप उसको गूगल भी करो, जैसे मैंने ये सुबह वाला जो पेपर था मैंने गूगल किया था, आप देखेंगे मैक्सिमम कितनी बार साइटेड है ये पेपर। 4,500 बार साइटेड है, यानी 4,500 लोगों ने इस पेपर को पढ़ के अपनी फाइंडिंग्स लिखी होंगी, अपने पेपर में इसका नाम इंक्लूड किया होगा, यानी ये इतना रेलेवेंट है। ठीक है, सिमिलरली आप गो बाय साइटेशंस, जिसकी साइटेशंस हो पेपर की, अच्छी साइटेशंस हो, आप उन पेपर को कंसिडर करो। ये पेपर क्या बहुत बहुत अच्छा पेपर है, इसका साइटेशन इंडेक्स भी काफी हाई है, लेटेस्ट है इसलिए साइटेशंस कम है। पुराने पेपर की ऑब्वियसली साइटेशन ज्यादा होती है, जो 10 साल पहले लिखे जा चुके हैं वो आज तक कई बार साइट हो चुके होंगे। लेटेस्ट पेपर है इसलिए कम साइट हुए हैं। ठीक है, इसके बाद गाइज आपने सुना होगा कि आपको जो बिब्लियोग्राफी लिखनी है वो एपीए फॉर्मेट में लिखनी है। आपने पूरा प्रोजेक्ट यही सुना होगा कि प्रोजेक्ट की जो आपको बिब्लियोग्राफी होती है, जो लास्ट में आप रेफरेंसेस लिखते हो, वो एपीए फॉर्मेट में लिखनी है ना। मैक्सिमम टाइम्स ये एपीए ही हम फॉलो करते हैं। एपीए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। उनका अपना एक फॉर्मेट है रेफरेंसेस लिखने का, तो हमें वैसे ही रेफर करना पड़ता है। अब काफी बच्चे होते हैं, हम इसको दो तरीके हैं। पहला तो ये कि हम इसको खुद लिखें बैठ के और फॉर्मेटिंग कर लें। दूसरा तरीका है आप अपना पेपर का नाम यहाँ डालिए, आपका पेपर का नाम स्कॉलर पे होगा ही। ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास है आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। इसके अंदर अलग अलग रेफरेंस साइटेशंस हैं, एमएलए है, एपीए है, शिकागो, हार्वर्ड, वैंकूवर, और इसके अलावा अलग अलग चीजों की हैं। तो हम ज्यादातर किसको फॉलो करते हैं, एपीए को फॉलो करते हैं। ये रहा एपीए, इसको आप कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज हमें ज्यादा जहमत उठानी है तो हम इसको ऑब्वियसली अपने आप टाइप कीजिए इसको और इसको फॉर्मेट कर लीजिए। इटैलिक्स में होता है, जर्नल का नाम भी होता है आगे, इसमें से जर्नल का नाम अभी इसको असाइन नहीं हुआ होगा, पुराने वाले में किसी में होगा असाइंड। कोशिश कीजिए गूगल स्कॉलर से आपको चीजें मिले। बुक की साइटेशन अलग होती है एपीए में, पेपर की साइटेशन अलग होती है, सबका अलग अलग फॉर्मेट है। एपीए की खैर आपके पास पीडीएफ भी आ जाती है। ये देखिए, जैसे आपका जर्नल का नाम इटैलिक्स में है, वॉल्यूम, इशू, पेज नंबर, एपीए में हम इसको ऐसे रेफर करते हैं। ठीक है, सो आप इसको यहाँ से भी आराम से कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हो, और खुद टाइप करना है तो खुद भी टाइप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, कोई चीज ऐसी जो आज लगा हो आपको कि नहीं समझ आई, सो वी कैन हैव इट अगेन। एवरीथिंग इज गुड। Yes, ma'am. ओके, चलिए गाइस, लेट्स वाइंड अप हियर। आई एज्यूम आप लोगों ने असेसमेंट सारे भर दिए हैं। डेली बेसिस पे आपके पास लिंक आ रहा है, तो लास्ट में कंपाइल होंगे सबके असेसमेंट्स, और जिसने सारे असेसमेंट फिल किए हैं अटेंडेंस कंपाइल होगी, उसी को ई सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड लेट्स नॉट डू इट फॉर ई सर्टिफिकेट्स, वी आर लर्निंग समथिंग। सो असेसमेंट्स आई वुड वांट कि आप अपने टाइम से पूरे करना, इसका भी लिंक आज आ जाएगा। कंप्लीट योर असाइनमेंट एंड ठीक है। इसके अलावा भी इफ यू फेस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू हैव माई ईमेल आईडी, मेल्स आ रही हैं रोज आपके पास, and you can contact me and we can have some other kind of session sometime for sure. So this is our last class together, and we'll get together for some other class also. Okay, if you have any kind of doubt in my notes, or otherwise if you think I can be of some help, you can always approach me. Okay, good luck for rest of the classes, good luck for the assignments, and take care please. How many sessions are left? बच्चे अभी आई गेस 2 प्रतीक्षा मैम के हैं, 2 अंशिका मैम के हैं, और 2 दिनेश सर के हैं। 4 each it was. Okay, ma'am. Okay guys, let's call it a day. Take care please. Bye bye.